हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। दिस इज सीए योगेंद्र बंसल फ्रॉम स्काई एंड स्टार्स अकेडमी। तो चलिए रिज्यूम करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। और ये चैप्टर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज समाप्त हो जाए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्टडी मटेरियल के पेज 9.16 पे आ जाइए। स्टडी मटेरियल पेज 9.16 उस पे आ जाइए। ठीक है, चलें जी। एबीसी इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक क्या है? एबीसी इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। अगर हम इसको तोड़ के पढ़ें तो सबसे पहली बात तो यार बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ कंपनीज की, है ना। यानी मेरे को सबसे पहले फोकस उस पे करना है, पर्टिकुलरली जो ये टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग वाले एस्पेक्ट पे। ऑल्दो जो एबीसी है वो सर्विस सेक्टर में भी इक्वली एप्लीकेबल है, बट स्टिल अभी अगर बोल रहा है आईसीआई या इस तरह का टॉपिक दे रखा है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट पे फोकस करना है। अगला है, अगर मैं पूरा पढ़ूं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। यानी मैन्युफैक्चरिंग का एनवायरनमेंट शायद पहले कुछ और होता होगा, सिंपल एनवायरनमेंट या फिर ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट। एंड अब वक्त के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है वो एडवांस हो गया है। क्या वक्त के साथ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एडवांस हो गया है? खुद ही सोचो। क्या आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट था, क्या आज भी बिल्कुल सेम तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है? क्या आज भी बिल्कुल सेम वातावरण है? खुद सोचो। आज से 50 साल पहले भी गाड़ियां बनती थी, आज भी गाड़ियां बन रही है। बट 50 साल पहले जो गाड़ियां बनती थी उसके अंदर बहुत ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होता था, लेबर इंटेंसिव काम बहुत होता था। बट आज जो गाड़ियां बन रही हैं वो कितना ज्यादा रोबोटिक्स का इस्तेमाल होकर हो रहा है, कितना ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होकर हो रहा है, कितना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होकर हो रहा है। यानी एक बहुत मेजर शिफ्ट तो आया है। एंड आई कैन से एक ड्रास्टिक शिफ्ट तो आया है फ्रॉम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये एबीसी का क्या पंगा है? एबीसी क्यों घुसा दिया? क्योंकि बेटा आप और मैं अच्छे से जानते हैं, एबीसी एक तरीका है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का। और वो हम यूज करते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में। स्टार्टिंग की क्लासेस से मैं आपको बताता रहा हूं कि एबीसी ओवरहेड, अब ध्यान रखना डायरेक्ट कॉस्ट पे मत लगाना, पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, ओवरहेड्स के लिए ही लगता है एबीसी, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो क्लियरली इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एबीसी जो मतलब जो पंगा रह गया ना वो ओवरहेड्स का ही रह गया खाली, बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट यू कैन इजीली चार्ज फ्रॉम द इजीली चार्ज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। दिक्कत कहाँ आती है? जो ओवरहेड्स है वो क्लियरली इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफाइबल नहीं होता कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। इसलिए ट्रेडिशनली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होता था, बट नाउ एबीसी यूज हो रहा है। तो एबीसी ये चीज है। अब एबीसी को हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में समझना है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में। क्योंकि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर एबीसी समझना है, तो इससे मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में शायद कुछ ओवरहेड्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई होगी, या ओवरहेड्स कुछ ज्यादा ही हो गए होंगे, तभी ये टॉपिक आया। मेरे को नहीं पता इस टॉपिक के अंदर क्या है, अभी जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। बट अभी मोटा मोटा आइडिया लगाओ कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में अगर एबीसी बोला है, एबीसी लगता है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ज्यादा ओवरहेड्स होंगे, डिटेल्ड ओवरहेड्स होंगे, कॉम्प्लेक्स ओवरहेड्स होंगे। तभी तो हमने एबीसी का प्रयोग करा है। क्योंकि एबीसी क्या करती है, जो ओवरहेड्स की जो जटिलता है, जो ओवरहेड्स के अंदर जो हमें परेशानी आती थी ट्रेडिशनली, कि हम उसको ठीक से कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं कर पाते थे, इसी के लिए तो एबीसी आया ना। तो एबीसी यहाँ यही काम करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बेसिकली क्या है बेटा, जो इसका ना इधर मैंने हाईलाइट कर रखा है, और जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स को मैंने साइड में लिखा रखे हैं। मतलब इधर एबीसी का जो हम पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि हम ये पढ़ रहे हैं कि जो एबीसी कैसे हेल्प करती है या सपोर्ट करती है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एबीसी किस तरह से सहयोगी साबित हो रही है, एबीसी किस तरीके से मददगार साबित हो रही है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में। तो यानी पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है क्या। यानी पहले कुछ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होता होगा, अब कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है। ये जो ड्रास्टिक शिफ्ट आया ट्रेडिशनल से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट का, ये बेटा दो कारणों की वजह से आया। या दो चीजें, दो ऐसी विशेषताएं हैं जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिल रही हैं, जो ट्रेडिशनली इतना हमें देखने को नहीं मिलता था। अब पहला पॉइंट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर आप देख रहे हो वर्ड, समझो, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं लिखा, क्या लिखा है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। यानी जो कंपटीशन है अब एक गली मोहल्ले तक नहीं रह गया। अगर मैं जैसे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तक नहीं रह गया, या नॉर्थ इंडिया तक नहीं रह गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया तक नहीं रह गया। अब जो कंपटीशन है अब आपको करना है ग्लोबल लेवल पे।
जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल ले बेटा, हिंदुस्तान के अंदर जो गाड़ियां बिक रही हैं, क्या सारी की सारी गाड़ियां हिंदुस्तानी गाड़ियां हैं? क्या टाटा महिंद्रा ही सारी गाड़ियां बना रहा है? बाहर की भी कंपनियां, हुंडई की गाड़ियां बहुत ज्यादा बिक रही है हिंदुस्तान में, जो क्रेटा आई10, हुंडई कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरियन कंपनी है कि नहीं? सुजुकी की गाड़ियां बहुत बिक रही हैं, कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है कि नहीं है? टोयोटा जापान की कंपनी है। इसी तरीके से विदेशों की गाड़ियां हिंदुस्तान के अंदर बहुत बिक रही हैं। और अगर हम देखें, अगर अगर कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम सोचे ग्लोबल ना होती, तो खाली टाटा महिंद्रा में ही तो होना चाहिए था ना कंपटीशन। ये बाहर की कंपनियां कहाँ से आ गई हिंदुस्तान में? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो कंपटीशन है केवल और केवल अब हमें मतलब नेशनल लेवल तक नहीं रह गया है। ये पहुंच गया इंटरनेशनल लेवल तक, यानी हमें चाहते ना चाहते जो लड़ना पड़ रहा है, जो कॉम्पीट करना पड़ रहा है, ना केवल अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने स्वदेशी इंडस्ट्री के अंदर तो करना ही है, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे भी हमें कंपटीशन करना है। बिकॉज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रीच देश विदेश कोने कोने में हो गई है बहुत इजीली। आप खुद ही बताओ, पूरे देश विदेश कहीं से भी आपको कुछ सामान चाहिए, आपको आज मिल सकता है, नहीं मिल सकता? इतने सारे माध्यम हो गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, या आपको कोई सर्विस चाहिए तो इतना सारा इंटरनेट का इतना वास्ट नेटवर्क हो गया है कि आप घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेस कर सकते हो आज के टाइम में। तो इसका मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेस कर रहे हो, तो आप अपने बाजू वाले से भी वो खरीद के ला सकते हो, या कहीं बाहर से अमेरिका से जापान से भी मंगा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो गया है ना। यस और नो? तो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एक चीज है जो आज के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड चीज जो है वो है वर्क प्लेस ऑटोमेशन। पहले जो काम था ना बेटा, वो मेजरली लेबर इंटेंसिव वर्क था, बट नाउ अब जो काम हो रहा है ना, वो मशीन इंटेंसिव काम हो रहा है। यानी पहले लेबर्स ज्यादा यूज होती थी काम करने के लिए, अब मशीनें ज्यादा यूज हो रही हैं। अब कंप्यूटर्स का ज्यादा यूज हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो रहा है। पहले इतना नहीं था, पहले इतना इनोवेशन नहीं था जितना इनोवेशन आज के टाइम पे हो गया। एक छोटी से लेकर बड़ी चीज मशीन की मदद से मिल रही है, एक छोटी से लेकर बड़ी चीज कंप्यूटर की मदद से बन रही है। कंप्यूटर में डिजाइनिंग होती है, मशीन में कैसे कैसे कस्टमाइज करके आप कैसी कैसी भी चीजें बना लेते हो। छोटी से लेकर बड़ी चीज के लिए, सब चीजों के लिए आधुनिक मशीन आ चुकी है जिनकी मदद से हम कुछ भी बना पा रहे हैं आज के टाइम में। तो यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की हम जब भी बात करेंगे, तब तक हमें दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड सेकंड पॉइंट इज वर्कप्लेस ऑटोमेशन। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। बेटा अच्छा तब होगा जब आप एक बार ना वीडियो को पॉज कर दीजिए, और ये जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, ये कीवर्ड्स आप भी हाईलाइट कर लीजिए। अब ये जो हाईलाइट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें से क्या निकल रहा है, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में क्या। अदरवाइज क्योंकि अगर आप प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं लिख कर आओगे ना, तो वो जनरल लैंग्वेज निकलेगी कि ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन होता है, ये होता है, वो होता है, इज दैट, मतलब कुछ भी लिखे आओगे। बट चूंकि अगर आपको कुछ भी, अगर इसके अंदर से 50% कीवर्ड्स भी आपको ध्यान रहे ना, तो आप इसके ऊपर एक अच्छा आंसर लिख कर आ सकते हो। और जरूरी नहीं है डायरेक्ट ही पूछे, हो सकता है किसी केस स्टडी का पार्ट हो सकता है किसी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट हो ये। बट अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा ना, तो जो इसके कीवर्ड्स हैं उसके बेसिस पे आप एक अच्छा सेंटेंस बनाकर आ सकते हो, और वो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। ठीक है जी? तो वीडियो को पॉज करके एक बार हाईलाइट कर लीजिए जो जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। साथ साथ पढ़ते भी रहना ना, एक बार एक प्लेन रीडिंग लगा लीजिए। चलें। First point, today every industry, be it small or large, faces intense competition both at national and international level with the advent of internet technology. Internet has put end to geographical barrier due to which now every consumer is free to choose among products that meet their quality expectation and price reasonably. Therefore, the traditional approach of estimating demand and producing accordingly does not go a long way. As a resolution to this situation, organization increasingly started adopting JIT manufacturing approach and implementing advanced manufacturing technology. More relevant and timely information is required for this organization to build a sustainable long-term competitive advantage. Organization must improve value received by their customer while increasing their own profit simultaneously. पहले इतना आपको समझाता हूँ, क्योंकि उसके बाद है ना एबीसी सपोर्ट की बात आ गई, यानी एबीसी बीच में घुसा दिया। अब तक क्या बोला है, अगर हम इसके पॉइंट्स देखें, कि चाहे बेटा बड़ी कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो, एवरी इंडस्ट्री, कैसी भी कंपनी कैसी भी इंडस्ट्री हो, स्मॉल हो या बड़ी हो, वो कंपटीशन फेस नहीं कर रही, इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन फील फेस कर रही है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ द लेवल्स। अब क्योंकि इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है इंटरनेट, तो उसकी मदद से कस्टमर फ्री है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेस करने के लिए। अब जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं उनका एंड हो चुका है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि डिमांड की, प्रोडक्शन की,
वो इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो करना पड़ेगा, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच से तो हम चल नहीं सकते। तो कुछ इसका रिजोल्यूशन तो होना चाहिए, कुछ इसका एक तरीका तो होना चाहिए कि आज की इंडस्ट्री के लिए क्या चीज एप्लीकेबल है, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या चीज मैं करूं। तो उसके लिए बताया गया है जिट मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मतलब आप जिट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जिट क्या होता है। जस्ट इन टाइम में आपको बता देता हूँ वैसे। जेट के अंदर बेटा सिस्टम क्या होता है कि जब आपको इन्वेंट्री जैसे सेल्स हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करो। कि मतलब ऐसे नहीं कि पहले आप प्रोड्यूस कर लो अपने हिसाब से, फिर आप उसको बेचो, ऐसा नहीं। आप मार्केट को समझो, मार्केट के अंदर जैसी जिस तरीके की सेल्स डिमांड निकल रही है, उस हिसाब से आप प्रोड्यूस करो, और उसी के बेसिस पे आप आगे रॉ मटेरियल परचेस करो अपने सप्लायर से। मतलब जिट के ऊपर भी हम एक अच्छा खासा पढ़ेंगे, बट आज के टाइम की नीड है जिट मैन्युफैक्चरिंग को फॉलो करना। और दूसरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यानी मशीनों का इस्तेमाल करो, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करो। जैसे बेटा आप पढ़ाने की अप्रोच भी देख लो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। पहले आप जाते थे किसी रूम के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ते थे, टीचर मतलब ब्लैक बोर्ड लगा लो, पहले तो चौक से लिखता था ना। पहले तो आप पहले के सोचो मतलब वो स्लेट से लिखते थे, स्लेट से चौक से वो लिखते थे, वो तख्ती होती थी उसके ऊपर। उसके बाद स्कूल के अंदर वो चौक से लिखते थे, व्हाइट कलर के चौक से। फिर बोर्ड आया जिसमें मार्कर वगैरह से लिखना स्टार्ट करा। फिर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज हम इस माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये क्या है? कहीं न कहीं जो एक डिलीवरी थी, टीचर वही है, स्टूडेंट वही है। बट जो अब डिलीवरी करने का तरीका है, आप तक क्लासेस प्रोवाइड करने का तरीका है, इसमें भी तो कितना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया है ना। देयरफॉर यू हैव टू यूज़ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये नीड है आज के टाइम की। अगर आप नहीं यूज़ करोगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे। आज के धंधे का सक्सेस फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर, यू हैव एन एडवांटेज ऑफ योर कॉम्पिटिटर, आप कैसे चलोगे, कैसे बिकेगा आपका सामान? तो दैट इज व्हाई आपको जेट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा इन द रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, एज पर द रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। ठीक है? जिसके बेसिस पे आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगी। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे एप्पल है, एप्पल पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, ठीक है? और कहीं न कहीं हमारा दिल कहता है वो फ्यूचर में भी अच्छा ही रहेगा, फ्यूचर में भी टॉप पे ही रहेगा, आने वाले कई सालों तक वो टॉप पे रहेगा। ऐसा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि एप्पल R&D इतने अच्छे लेवल पे कर रहा है, यानी वो जो काम कर रहा है ना, वो वन टाइम नहीं करा उसने, वो करता ही जा रहा है। अब आईफ़ोन 11, 12, 13, 14 आगे बस 14 तक ले आया, उसके बाद नहीं लाएगा। और हर आईफोन के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होती है, हर बार जो मैकबुक लॉन्च होती है उसमें कुछ अपग्रेडेशन होती है। जैसे अब उसने M1 चिप, प्रो, अल्ट्रा ये सब लॉन्च करी। कितनी हाई-फाई चिप है यार, कितना ज़्यादा एक एक जरा सी चिप में कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पा रहा है एप्पल, दूसरा कोई ब्रांड नहीं कर पा रहा। आप क्वालकॉम जो ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हैं, सैमसंग के देख लो आप, वो इंटेल के देख लो, वो इतने हद तक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है जितने हद तक मैक कर पा रहा है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे, कंटीन्यूअस बेसिस पे काम करे जा रहा है अपनी चीजों के ऊपर। तो उसको क्योंकि पता है एप्पल को, क्योंकि मुझे आज अच्छा नहीं होना, मुझे आगे तक बहुत लंबे टाइम तक हमेशा अच्छा रहना है। दैट इज वाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वन टाइम गेम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड जब भी आप लिखोगे, कोशिश करना उसके साथ सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म वर्ड जरूर आप ऐड करो, क्योंकि आपको अभी अच्छा नहीं होना अपने कॉम्पिटिटर से, हमेशा अच्छा होना है, लॉन्ग टर्म तक अच्छा होना है। एंड मैं एक चीज कहता हूं, आप तभी जीत सकते हो जब आप अपने कस्टमर को जिता दो। अगर आपको बहुत सारे प्रॉफिट कमाने हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर दबा के वैल्यू डाल दो, इतनी वैल्यू डाल दो कि कस्टमर बहुत खुश हो जाए, आप ही का प्रोडक्ट और सर्विस ले। दैट इज वाई इधर लिखा हुआ है, इंप्रूव कस्टमर प्रोडक्ट वैल्यू इज द की टू इंक्रीज योर ओन प्रॉफिट। आपको अपने प्रॉफिट बढ़ाने हैं ना, अपने प्रॉफिट बढ़ाने को मैं खुद जीतना कह रहा हूँ। आपको खुद जीतना है ना, आप खुद मत जीतो, अपने कस्टमर को जिता दो, आप ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स आ जाए तो मेरी जीत है, अगर मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए उसके अंदर मेरी जीत होगी ना। इसी तरीके से अगर आप कस्टमर की प्रोडक्ट की, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप डील कर रहे हो, जो बेच रहे हो, उसके अंदर इतना अच्छा वैल्यू दे दो, इतना अच्छा वैल्यू दे दो कि कस्टमर को हाँ वो प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है, तो दैट इज आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे एप्पल के लिए बंदा, या अब जो टॉप मॉडल उसका आईफोन 14 का, वो 190 के आसपास जा रहा है, यानी 1,90,000 का भी बंदा फोन खरीदता है। मतलब सोचा नहीं था कि यार ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के भी फोन बिका करेंगे, कि लोग सिर्फ एक फोन जैसी चीज के लिए 2 लाख रुपए पे करने को तैयार होंगे। बट एप्पल ने ये सच करके दिखाया कि वो 2 लाख रुपए का भी और लोग लेंगे यार, और वो भी आउट ऑफ स्टॉक होगा, देख लेना। क्योंकि उसके अंदर लोगों को इतना वैल्यू मिल रहा है, इतना वैल्यू मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे एप्पल के। ठीक है? अब एबीसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हम समझ रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। एबीसी supports the continuous improvement process by allowing management to gain new insights into activity performance.
by focusing attention on the resources of demand for activities and by permitting to create a behavioral incentive to improve one or more aspect of manufacturing. Better assessment of cost behavior, increased accuracy in product costing, and an attempt to achieve continuous improvement are all critical for advanced manufacturing environment. यानी अब मेरी बात सुनो, आप बिजनेस को ना बिजनेस की तरह मत देखो, एक दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बिजनेस को आप देखो एक सिस्टम है, वो सिस्टम का आउटपुट है उसका प्रोडक्ट या सर्विस। उस सिस्टम का आउटपुट क्या है? उसका प्रोडक्ट या सर्विस। और उसके प्रोडक्ट और सर्विस जो आउटपुट है और उसका इनपुट आप मानो एक्टिविटी। कि एक बिजनेस को बहुत सारी एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड सीक्वेंस मैनर के अंदर परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके उसका एक आउटपुट निकलता है जो प्रोडक्ट या सर्विस है। अब ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर अपने वैल्यू भर भर के डाल दो, भर भर के वैल्यू डाल दो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। अब प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर वैल्यू डालने के लिए आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? अपनी एक्टिविटीज पे। यू हैव वन एक्टिविटी और मोर देन वन एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता रहता है। अब वो जितनी भी सारी एक्टिविटीज है, जितनी भी सारी एक्टिविटी, उनको आप इतने बेहतर ढंग से परफॉर्म करो, इतना अच्छे तरीके से उनको अच्छे पे अच्छा करते रहो, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। लाइक मैं एक्टिविटी को बोलता हूँ कॉजेस और आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बोलता हूँ रिजल्ट। तो अपने कॉजेस पे काम करना है, रिजल्ट पे काम करना है। आप चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा हो तो काम करना है कॉजेस पे। अब जैसे आग लग रही है, धुआं फैला हुआ है, तो अब मुझे आग बुझानी है तो पानी किस पे फेंकना होगा? धुएं पे फेंकना होगा, आग पे फेंकना होगा। ऑब्वियसली आग पे अगर मैं पानी फेंकूंगा तो धुआं खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को प्रोडक्ट और सर्विस अपना अच्छा करना है तो मेरे को किस पे काम करना पड़ेगा? अपनी एक्टिविटीज पे। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे कहते हैं कि एक इंसान की जो सक्सेस होती है वो छुपी होती है उसकी डेली रूटीन के अंदर, डेली जो हैबिट्स हैं उसकी उसमें छुपी होती है। यानी आप सक्सेसफुल हो नहीं हो वो एक अलग मैटर है, बट वो किस चीज के ऊपर बेस करता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है, आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। कोई इंसान किसी दूसरे तरीके से कर रहा है, कोई किसी दूसरे तरीके से कर रहा है। 24 घंटे ही हैं दोनों के पास ही। बट यहाँ समझने की जरूरी है कि उस 24 घंटे को हर कोई सेम तरीके से यूज नहीं कर रहा, हर कोई अलग तरीके से यूज कर रहा है, इसी वजह से हर किसी को रिजल्ट भी अलग मिल रहा है। अब आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए और आप ये सोचो कि 24 की जगह 25 घंटे हो जाए, वो नहीं हो सकता। आपको उन्हीं 24 घंटे को बहुत अच्छे से मतलब यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस उसकी वैल्यू बढ़ानी है, वो एक रिजल्ट है, वो एक आउटपुट है, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको अच्छा करना है ना आपको, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉजेज। और कॉजेज क्या है? आपकी एक्टिविटी। तो अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छा कर लो, अपनी एक्टिविटीज को डे बाय डे इंप्रूव करो। आगे इसी के ऊपर आएगा, बहुत सारा आएगा, इनको इंप्रूव करो। कुछ एक्टिविटीज आपको लग रही है कि आपसे ज्यादा बेहतर आप किसी और से करा सकते हो, मतलब अगर आप उसको इन हाउस करने की बजाय किसी और से कराओगे तो आपको ज्यादा अच्छा मतलब एक्टिविटी हो पाएगी कम कॉस्ट में, बेटर तरीके से। तो आप आउटसोर्स कर दो, वो वाली एक्टिविटी आप खुद मत करो, वो किसी और से करा लो। अब लाइक जैसे अगर हम अपनी भी बात करें तो जैसे डिलीवरी है, हम डिलीवरी खुद जाके थोड़ी करेंगे या हमारा लड़का जाके करेगा तो डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो डिलीवरी वाली जो एक्टिविटी है हम किसी और को आउटसोर्स कर देंगे, किसी कंपनी को आउटसोर्स कर देंगे, वो हमारा जितना भी डिलीवरी का काम होगा वो संभाल लेगी। यस और नो? इसी तरह से जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे प्रोसेस खुद थोड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने भी कुछ अपनी एक्टिविटी आउटसोर्स कर रखी है। और जहां से वो एक्टिविटी आउटसोर्स कर रहे हैं वहां से वो उनको थोड़ी सस्ती मिल जाती होंगी, थोड़ी बेटर तरीके से मिल जाती होंगी। तो आपको अपनी एक्टिविटीज को अच्छा करना है, चाहे आप खुद अच्छा करो चाहे कहीं से आउटसोर्स करके करो। और अपने मैनेजर्स को इंसेंटिव भी दो। अगर वो आपकी कोई एक्टिविटी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी और बढ़िया कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी में कॉस्ट बचा रहे हैं, तो अपने मैनेजर्स को इंसेंटिव भी दो, तो वो ना प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे कि हम एक्टिविटी और अच्छी तरीके से करें। और मैं बार बार एक्टिविटी 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 ही क्यों बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट और सर्विस क्यों नहीं बोल रहा? बिकॉज़ मेरा फ़ोकस ही नहीं है वहाँ। हालाँकि करना मुझे प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू बढ़ानी है, बट उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मेरे को उसकी माला नहीं जपनी, वहाँ कोई जादू-टोना नहीं करना। उसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करो। और अच्छा ये बताओ, एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटियाँ बोले जा रहा हूँ। एक्टिविटी का पता तुम्हें कब चला था? जब तुमने एबीसी पढ़ना स्टार्ट करा था, देन यू नो ना कि यार ये एक्टिविटी है, ये कॉस्ट ड्राइवर हैं, ये रेट्स हैं। तभी तो एक्टिविटी का तुम्हें ज्ञान पता चला। जब तक एबीसी पिक्चर में नहीं थी तब तक एक्टिविटीज भी नहीं थी पिक्चर में। जब एबीसी पिक्चर में आई तब तुम्हें पता चला, तुमने थोड़ा इनसाइट्स देखे, अच्छा ये एक्टिविटी है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, ऐसे ऐसे रेट है, ऐसे ऐसे ओवरहेड भी ऑब्जॉर्व हो सकता है। यस और नो? तो दैट इज वाई अब जो हमारा एबीसी है, क्योंकि एबीसी के अंदर जो हम देखते हैं वो एक्टिविटीज को देखते हैं। एंड एक्टिविटीज आर द थिंग जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर एक वैल्यू डलती है। तो दैट इज वाई एबीसी या एक्टिविटीज मुझे सपोर्ट कर रही है इन द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट। क्लियर? तो एबीसी आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सीआई प्रोसेस भी बोल देते हैं, कभी सीआई लिखा हो तो समझ लेना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही है। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बना के छोड़ दो, नहीं हो सकता।
अब मैं सोचूँ कि मैं एक बार कोर्स रिकॉर्ड करके छोड़ दूँ, नहीं हो सकता। आईफ़ोन सोचे एक प्रोडक्ट बना के छोड़ दें, नहीं हो सकता। आप कोई सी भी इंडस्ट्री में हो ना, कोई सी में भी, आपको उसमें बेहतर से बेहतर करना है। अगर मैं सिंपल या मोमोज़ भी खाते हो, अब वो वैसे तो खानी नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है। बट उसके अंदर भी आप देखते हो कितनी सारी वैरायटी, मतलब नई-नई चीज़ें आती रहती हैं कि ऐसे मोमोज़, वैसे मोमोज़। अगर आप कोई जैसे बर्गर भी एक छोटी-सी चीज़, उसके अंदर भी कितनी नई-नई वैरायटी, पिज़्ज़े में भी कितनी नई-नई वैरायटी, वो फूड में करते रहते हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर आपको नया-नया कुछ करता ही रहना पड़ेगा, अगर आपको सर्वाइव ग्रो करना है। अब कंपनी ने एक गाड़ी बनाई होंडा सिटी। होंडा सिटी जैसे पहले थी आज से 10 साल पहले, आज भी सेम है। 10 साल पहले भी आती थी, आज भी आ रही है। इतने ज़्यादा मॉडल चेंज हो गए हैं, आई थिंक अब तो 5th या 6th जेन लॉन्च हो गई है होंडा सिटी की। तो उससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अपग्रेड यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे अपने आप को, पीछे रह जाओगे। क्योंकि मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट में का जो फीचर है ना, वो है कॉम्पिटिटिवनेस। तो समझ लो एक रेस लग रही है। सारे लोग भाग रहे हैं और अगर तुम नहीं भागोगे ना, इट डज़न्ट मीन कि दुनिया रुक जाएगी। तुम अगर रुक जाओगे ना, तो दुनिया आगे बहुत भाग जाएगी और तुम्हें जब आँख खुलेगी कि हाँ, मुझे भी भागना है, तो सारे लोग बहुत आगे तक भाग चुके होंगे। तो दैट इज़ व्हाई चाहे मानो, चाहे ना मानो, तुम्हें भागना ही पड़ेगा। ठीक है? अगर तुम्हें रेलेवेंट रहना है आज के मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट में। दैट इज़ व्हाई कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। ठीक है? तो एबीसी कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सपोर्ट कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस बाय न्यू इनसाइट्स इनटू एक्टिविटी परफॉर्मेंस। अब आप घुस रहे हो, आप देख पा रहे हो किसको, एक्टिविटी के लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस को। एक्टिविटी अच्छी तो प्रोडक्ट अच्छा। सोर्सेज ऑफ एक्टिविटी मतलब खुद परफॉर्म करो एक्टिविटी, कहीं और से सोर्स करो, मतलब आउटसोर्स करके कहीं और से लेकर आओ। या इंसेंटिव टू इम्प्रूव एनी एस्पेक्ट, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको आप इंसेंटिव दो अगर वो आपकी कोई एक्टिविटी बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। और एबीसी किस चीज में हेल्प कर रहा है? बेटर असेसमेंट ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ओवरहेड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये ना बात आपको अगले पॉइंट में समझ आएगी, क्योंकि पहले ना लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा था, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा होती थी, लेबर कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है। बट अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में मशीनों से, रोबोट से, कंप्यूटर से ज्यादा काम हो रहा है। और ये कॉस्ट ना ओवरहेड्स कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये ओवरहेड कॉस्ट है। तो ओवरहेड्स ना बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आज के टाइम पे। अगर आज आप पर्टिकुलरली देखोगे ना कोई भी इंडस्ट्री, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट बहुत कम नजर आएगी, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो दैट इज वाई एबीसी जैसी चीजों की नीड पड़ चुकी है। वो आपका बेटर असेस करती है कॉस्ट बिहेवियर को। जैसे जैसे हमने देखा था, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से वैरी कर रहे हैं, डिलीवरी नंबर ऑफ डिलीवरी के हिसाब से वैरी कर रही है। हम हर कॉस्ट को एक अलग ड्राइवर देते हैं, हर कॉस्ट के लिए एक अलग ड्राइवर होता है, तो उसका बिहेवियर हम बेटर तरीके से निकाल पाते हैं। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो ये सब होता ही नहीं था। हम लेबर आर, मशीन आर के बेसिस पे सब कुछ कर दिया करते थे। इंक्रीज एक्यूरेसी इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट तो बच्चा बच्चा निकाल लेता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट अब आप क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से निकाल पा रहे हो, तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एंड अचीवमेंट ऑफ कंटिन्यूअस कॉस्ट इंप्रूवमेंट, क्योंकि ना अब आप जो रिसोर्सेज है, जो ओवरहेड्स है, उनकी कॉस्ट को एक्टिविटी लेवल पे देख रहे हो, बहुत माइक्रो लेवल पे देख रहे हो। दैट इज वाई जो आप इलाज भी बहुत माइक्रो लेवल पे कर सकते हो। जैसे बेटा पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं। अब आपको चाहिए कि पत्तियां बहुत हरी भरी हो, बहुत अच्छी हो, तो आपको पेड़ की जड़ की सेवा करनी पड़ेगी या पत्तियों की सेवा करनी पड़ेगी? पेड़ की जड़ की सेवा करनी पड़ेगी, उसको पानी, खाद, जो भी चीज़ चाहिए वो देना पड़ेगा जड़ पे। पत्तियाँ अपने आप अच्छी हो जाएँगी। इसी तरीके से आप चाहते हो बिज़नेस में अच्छे प्रॉफिट्स आएँ, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़े, तो आपको काम किस पे करना पड़ेगा? एक्टिविटी के लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इट अचीव थ्रू, मतलब हेल्प्स इन क्रिटिकल नीड ऑफ अचीव कंटीन्यूअस कॉस्ट इंप्रूवमेंट। और मतलब ऐसी ना लाइन बार-बार आएगी, मैं एक लाइन बोलता हूँ, कई बार आएगी। एक्टिविटीज और व्हाट कंज्यूम कॉस्ट। एक्टिविटीज वो चीज होती है जहां कॉस्ट कंज्यूम होती है, जहां कॉस्ट लगती है ना, वो चीज एक्टिविटी है। आपने एक्टिविटी को ध्यान देना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली आप उसकी कॉस्ट को भी मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे, उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब क्वालिटी रिड्यूस नहीं करोगे, आपको पता चल जाएगा वो लूप होल्स या वो थोड़ा नॉन वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, आप उसको रिमूव कर दोगे। और जो मेजर मतलब मेन पार्ट है ना एक्टिविटीज का, आप उस पे ध्यान ज्यादा दोगे, ये आगे आएगा नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड, तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो हमें अचीव करना है कंटिन्यूअस कॉस्ट इंप्रूवमेंट, और ये एबीसी के जरिए ही हो सकता है। क्लियर? अब सेकंड आ जाइए, वर्क प्लेस ऑटोमेशन। एक बार वीडियो को पॉज करके इसके भी सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। इन दिस एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर एज हैज ओवररिडन द लेबर पावर। थिंग्स लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स have allowed flexible manufacturing which was not possible in a labor intensive scenario. Therefore, a drastic switch in cost structure has also taken place. In a labor intensive phase, labor cost to be a major direct product cost, which is now replaced by indirect equipment cost and support overhead on personnel that support the machine activity. ABC provide more realistic and accurate product costing as traditional volume based costing
system does not take into account the non-unit level overhead costs such as setup, inspection, material handling. Cost analysis under ABC system shows that while these costs are largely fixed with respect to sales volume, but they are not fixed to the other appropriate cost driver. The concept underlying a relevant cost analysis continue to be completely valid. Relevant cost analysis अभी आपको पता नहीं क्या होता है, but वो भी continue to be completely valid in an advanced manufacturing setting and in a situation where ABC is used. Further, it is pertinent to mention that ABC offers no increase in product costing accuracy for single product setting. समझते हैं बेटा, थोड़ा ऐसे पढ़ के ही समझ आ गया होगा। बेटा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ है कि आपका जो काम पहले जो लेबर इंटेंसिव था ना, अब वो शिफ्ट हो गया है कंप्यूटराइज्ड। कहीं ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन बन रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रोबोट्स ही सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप गूगल पे जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है ना, जिस भी इंडस्ट्री में पर्टिकुलर, चाहे आपका फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की जो चीजें हैं इसमें इंटरेस्ट है, आप एक बार उनकी फैक्ट्री देख लेना, जो भी कंपनी आपको पसंद है, और आप देखना उनकी फैक्ट्री के अंदर सारे काम रोबोट्स ही कर रहे हैं। मतलब लोग तो नाम के हैं, वो मशीनों को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि मशीनें ढंग से चलें, उन मशीनों की मेंटेनेंस, उन मशीनों को कमांड देना, यही काम कर रहे हैं लोग। सारा काम जो हो रहा है वो मशीनों की मदद से, रोबोट्स की मदद से ही हो रहा है। तो जो लेबर इंटेंसिव काम था वो किस पे शिफ्ट हो गया? कंप्यूटर पे सारा का सारा, ठीक है। क्योंकि ये रोबोट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन सब क्या है, कंप्यूटराइज चीजें हैं सारी। तो पहले लेबर इंटेंसिव काम था, तो डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट है ना, वो मेजर पोर्शन होता था, यानी डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती थी। बट चूंकि अब कंप्यूटराइज काम हो गया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉस्ट, जो ओवरहेड्स है ना, वो बहुत ज्यादा हो गए। जैसे मशीन रिलेटेड कॉस्ट, और जो मशीन रिलेटेड कॉस्ट है उसको भी तो चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो बंदा होगा, वो मतलब जो मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा पर्सनल, वो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं होगी। बिकॉज लेबर क्या होती है, जो एक एक करके यूनिट बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो लेबर की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है। बट जो बंदा मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो एक एक करके यूनिट नहीं बना रहा ना, वो तो सिर्फ मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो मशीन के ओवरहेड्स और उसकी कॉस्ट, उस पर्सनल की, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। तो क्योंकि पहले डायरेक्ट कॉस्ट का मेजर पोर्शन था, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट का मेजर पोर्शन है, तो एबीसी की वैसे ही जरूरत है। और मोर ओवर, अब क्योंकि कंप्यूटराइज काम हो रहा है, इस वजह से ना फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल हो पा रही है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग आप लिख लीजिए क्या होता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड दैट इजीली अडॉप्ट्स एज पर चेंज इन टाइप या चेंज इन डिजाइन ऑफ और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस। जैसे आप मेरे को बताओ, टाटा का प्लांट है, अब उसके अंदर जो रोबोट टाटा नेक्सॉन बना रहा होगा, क्या वही रोबोट टाटा सफारी नहीं बना रहा होगा? उसी रोबोट की मदद से टाटा सफारी भी बन रही होगी, उसी रोबोट की मदद से टाटा हैरियर भी बन रही होगी, उसी की मदद से ऑल्ट्रोस, पंच, दूसरी गाड़ियां भी बन रही होंगी। ऐसा थोड़ी है हर गाड़ी बनाने के लिए एक अलग रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, एक अलग फैक्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। यानी एक ही मशीन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट बना सकती है। और ये भी फैसिलिटी है कि उस मशीन से ऐसा ही नहीं है कि खाली आप 10 नेक्सॉन ही बना सकते हो, 10 टाटा सफारी। हो सकता है 1000 नेक्सॉन भी बना लो, 10,000 नेक्सॉन भी बना लो, कम ज्यादा भी बना सकते हो, डिजाइन भी अलग अलग कर सकते हो, क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है, और ये रोबोटिक्स की मदद से, कंप्यूटराइज करने, मतलब जो आधुनिक मशीन आ रही है उसकी मदद से ये चीज संभव हो पाई है। अब जैसे कोई पैकिंग की मशीन लगा लो, कि आपको अगर 1 लीटर तेल पैक करना है वो भी पैक हो जाएगा उससे, 500 ml पैक करना है वो भी पैक हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ना। तो जो आधुनिक मशीनें आ रही है ना, उनके अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि थोड़ा गुड्स के टाइप में चेंज हो जाए, उनकी क्वांटिटी में चेंज हो जाए, उनके डिजाइन में चेंज हो जाए, तब भी सेम मशीन संभाल लेगी काम, जो सेम आपका सेटअप है वो ये चीज संभाल। क्लियर है? चलिए। अब ट्रेडिशनली, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट ही ज्यादा होती थी, तो ओवरहेड्स वगैरह इतने नहीं होते थे। और अगर होते भी थे तो हम ज्यादा दिमाग ना लगा के कुछ लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, या फिर यूनिट्स ऑफ आउटपुट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर देते थे। बट नाउ, क्योंकि एबीसी लग गया है, तो हम उन ओवरहेड्स को डिटेल के अंदर एनालाइज कर पा रहे हैं, और ज्यादा उनमें घुस के एनालाइज कर पा रहे हैं। ट्रेडिशनली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता था? देखो, पहले ना एक सबसे ज्यादा जो बेस लिया जाता था वो होता था यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आपको पता होगा, जब मैंने आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिखाया था, तो मैंने बहुत सारे बेसिस लिए थे, लाइक बेस्ड ऑन रॉ मेटेरियल क्वांटिटी, बेस्ड ऑन रॉ मेटेरियल कॉस्ट, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो उसके अंदर मैंने एक बेस ये भी लिया था, बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ आउटपुट। वो सबसे कॉमन बेस होता था, सबसे पहले ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का सबसे कॉमन बेस होता था यूनिट्स ऑफ आउटपुट। दैट इज वाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ये भी बोल देते थे ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। वॉल्यूम का मतलब यहाँ क्या है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। तो ओवरहेड्स को आप कैसे चार्ज कर लेते थे? पर यूनिट के हिसाब से। बट नॉन यूनिट लेवल ओवरहेड्स, लाइक सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, उनको फिर आप फिक्स मानते थे। अब अच्छा ये बताओ, सेटअप कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से नहीं हो रहा, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से नहीं हो रहा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से नहीं हो रहा, बट सेटअप कॉस्ट पर सेटअप के हिसाब से तो हो रहा है ना, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर इंस्पेक्शन के हिसाब से,
और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर बैच या पर मटेरियल हैंडलिंग के हिसाब से हो रहा है। यानी ये तीनों कॉस्ट अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली मैं इनको फिक्स मानता था। फिक्स इसलिए मान लेता था क्योंकि ये कॉस्ट मैं पर यूनिट नहीं पता थी ना मेरे को, यूनिट वाइज तो होती नहीं थी। ये नॉन यूनिट लेवल पे थी। नॉन यूनिट लेवल का मतलब हो सकता है बैच के लेवल पे हो, जैसे इंस्पेक्शन सेटअप, ये एक बैच का एक साथ कर रहे हो, यूनिट के लेवल पे तो नहीं है ना। तो ट्रेडिशनली इनको हम फिक्स मानते थे और जो इनका एब्जॉर्प्शन होता था वो इतना अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं होता था। बट एबीसी कुछ ज्यादा ही डिटेल प्रोसेस है। उसके अंदर हमने इन सारे ओवरहेड्स को वेरिएबल माना। एंड वेरिएबल किस रिगार्ड में? वेरिएबल विद रिगार्ड टू देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर, सेटअप, नंबर ऑफ बैच इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ बैच या नंबर ऑफ यूनिट, जैसे भी मतलब इस इंस्पेक्शन हम करते होंगे, मटेरियल हैंडलिंग, बैच के हिसाब से जो भी है, मतलब हमने हर कॉस्ट को उसका एक ड्राइवर के हिसाब से वेरिएबल माना है। तो पहले चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप ना चाहते भी ओवरहेड्स को फिक्स मान के चल लेते थे, अब आप वेरिएबल मानते हो, बट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर। क्लियर है? तो अब एबीसी लगा रहे हो, एबीसी की मदद से आपको क्या हेल्प मिल रही है कि आपको तो वेरिएबल हो गए ओवरहेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ड्राइवर, रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो पा रही है। और ना एक चीज और है, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में काम आती है। मतलब एबीसी लगने से ना आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग में कोई हैम्पर नहीं होता। मतलब आप एबीसी भी लगाओ और रेलेवेंट कॉस्टिंग भी लगाओ, रेलेवेंट कॉस्टिंग इज कंटिन्यू टू बी इक्वली कंप्लीटली वैलिड नाउ। मतलब जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है ना वो एक अलग कॉस्टिंग है, वो यूज होती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो अगर आप एबीसी लगाते हो ना, तो वो आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती। एबीसी भी आराम से चलती है और रेलेवेंट कॉस्टिंग भी चलती है, दोनों आराम से रहते हैं साथ में, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, ठीक है ना। तो आप अगर एबीसी लगाते हो तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में भी कोई, रेलेवेंट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग है, जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो उसको भी ये नहीं छेड़ती, वो भी हम आराम से कर पाते हैं। और अगर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, तो एबीसी चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट बिकॉज आपको अपने सारे के सारे ओवरहेड्स एक ही प्रोडक्ट से चार्ज करना है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट में सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप एबीसी में अपना टाइम खोटी मत करो, क्योंकि आपके ओवरहेड्स उतने ही रहने हैं। आपके अगर एक से ज्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है जो हमने डीपीपी में देखा, एक से ज्यादा कस्टमर है जो हमने सीपीए में देखा, या और भी किसी तरीके से आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं एक से ज्यादा, तो एबीसी का फायदा। अगर सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल सर्विस है, सिंगल कस्टमर है, तो उस केस में एबीसी मत लगाओ, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मतलब चाहे ट्रेडिशनल लगाओ चाहे एबीसी लगाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है जी, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके जो है। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। एबीएम। वीडियो पॉज करके एक बार हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स, ताकि आपको पता चले कि इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। दो तरह के हाइलाइटर ले लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आप देखते हो जो मेन चीज होती है ना ज्यादा, वो मैं ग्रीन से करता हूँ, येलो से मैं नॉर्मल चीज कर देता हूँ। बट जो मेन हेडिंग होती है जहाँ ज्यादा फोकस करना होता है, या जो मेजर पॉइंट होता है, उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। डन। चलो यार, एबीसी तो ठीक था, अब ये एबीएम क्या बीमारी आ गई? मतलब सर ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले ओवरहेड सिखाया, फिर एब्जॉर्प्शन एबीसी, फिर एबीसी के अंदर भी इतना डिटेल में चले गए, डीपीपी सीपीए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी सिखा दिया, अब ये एबीएम कहाँ से आ गया? और एक खुशखबरी और है कि अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारी आपको ऐसे बातें बोल दी हैं कि आने वाले टॉपिक्स को करने में हमें बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। इधर एक बहुत अच्छा वर्ड है, एम्पेरिकल स्टडीज। एम्पेरिकल स्टडीज का मतलब क्या होता है कि हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करा, प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस करी चीजें, उसके बेसिस पे कुछ चीजें निकल कर आई। ना कि कोई थ्योरेटिकल बेसिस पे, ना कि किसी को ऐसी सपना आया कुछ। इन रियलिटी जब लोगों ने एबीसी लगाना शुरू करा ना, ध्यान से, जब लोगों ने एबीसी लगाना शुरू करा, अच्छा खुद ही सोचो, जब लोग एबीसी लगाते होंगे तो क्या करते होंगे? सर एबीसी के दो स्टेजेस होते हैं, पहले स्टेज में एबीसी रेट, दूसरे स्टेज में ओवरहेड एलोकेशन, यही करते होंगे। तो जब बंदे पहला स्टेज करते होंगे उसमें क्या निकालते हैं? एबीसी रेट। कितने कॉलम बनते हैं? 5। नेम ऑफ द एक्टिविटी, उसके बाद एक्टिविटी का कॉस्ट पुल,
उसका नेम ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर, लेवल ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर और एबीसी का रेट। जब आप ये चीजें निकाल रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं घूमेगा, अच्छा मैं धंधे में ये एक्टिविटीज करता हूँ, ओहो ये तो मैं मतलब मान के चलो 10 एक्टिविटीज हैं, 10 एक्टिविटी करता हूँ मैं। अरे यार इसमें से तो 9 ही काम की, ये तो मैं फालतू में कर रहा हूँ, इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। इस एक्टिविटी का तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा है इतना मेरे को, कस्टमर की भी कोई मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही, क्यों खामखा मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूँ। फिर आप उसका निकालते हो कॉस्ट पूल, तो आपको पता चलता है इसमें मैं इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ, इसको तो मैं आउटसोर्स कर देता, या इसके अंदर तो मैं बहुत कम पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे ज्यादा करना चाहिए, ये तो प्रोडक्ट की वैल्यू को बहुत बढ़ा देगा। यस और नो? कॉस्ट पूल में फिर आप उनका ड्राइवर देखते हो, अच्छा ये ड्राइवर है, ये वो चीज है जिसकी वजह से एक्टिविटी कम ज्यादा होती है, और ये एबीसी मेरा रेट आया, और एबीसी का रेट आपका आता होगा, तो जैसे कुछ भी लगा लो, आपका एबीसी का रेट आया 1000 रुपए पर सेटअप। अरे यार मुझे तो 1000 रुपए पर सेटअप आ रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर तो लोगों को ये चीज 500 रुपए पर सेटअप की पड़ रही है, 600 रुपए पर सेटअप की पड़ रही है। तो यानी जब आप एबीसी कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे दिमाग में इतने सारे आइडिया, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। मतलब आप क्योंकि अब जो धंधे को ना, पहले आपको क्या सोचते थे, सिर्फ रिसोर्स ओवरहेड टोटल, उसके हिसाब से टोटल रेट निकाल दिया, तो आप भारी भार घूमते रहे। जैसे कहते हैं खुद को जानो, तो खुद को जानने के लिए सबसे पहले आप क्या हो, एक शरीर। कहते हैं शरीर से भी जो सूक्ष्म है वो है इंद्रियां, इंद्रिय से भी सूक्ष्म है मन, मन से भी सूक्ष्म है आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा। यानी आपको अगर खुद को समझना है तो आपको और माइक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी कहना इसे, जितना ज्यादा आप माइक्रो लेवल पे जाओगे, उतना अच्छे से, उतना डिटेल में किसी चीज को समझ सकते हो। इसी तरीके से अगर मेरे को धंधे के अंदर अच्छा ग्रो करना है, तो मैं और माइक्रो लेवल, और डिटेल, और डिटेल, और डिटेल के अंदर गया। मुझे पता चला, अच्छा ये एक्टिविटी है, अच्छा अच्छा ये कॉस्ट ड्राइवर है, अच्छा अच्छा ये एबीसी रेट आ रहा है। मैं और डिटेल में जाता जा रहा हूँ, तो अब मैं उनको खोद रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज हो रही है ना चीजें। अच्छा यार ये चीज तो ऐसे, ये चीज तो मैं ऐसे कर सकता था, ये वैसे कर सकता है वैसे। इससे पहले तो मैंने खोल के ही नहीं देखा था अपने धंधे को, एक माइक्रो लेवल से मैंने स्कैन ही नहीं करा था अपने बिजनेस को, चूंकि अब मैं स्कैन करने लायक हो गया हूँ एबीसी लगा के। तो मेरे को धंधे की बहुत सारी इंसाइट्स पता चल रही हैं, क्योंकि मैं एक्टिविटी में, मतलब चश्मा लगा के मैं एक्टिविटी को, ना टेलीस्कोप से एक्टिविटी को देख पा रहा हूँ बहुत डिटेल में, बहुत माइनर लेवल पे। टेलीस्कोप नहीं, सॉरी माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, कि मैं बहुत ध्यान से किसको देख पा रहा हूँ, एक्टिविटी लेवल पे। एंड देन आई विल गेट टू नो कि अच्छा यार ये एक्टिविटी मैं ऐसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, ये एक्टिविटी मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फलाने ड्राइवर हैं, कॉस्ट ड्राइवर हैं, ये रेट मेरा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये सब चीजें क्यों हो पाई, एबीसी की मदद से। अब खुद ही बताओ, जब आपको ये चीज पता चलेगी, तो आप चुपचाप एबीसी लगा के ओवरहेड एब्जॉर्ब कर दोगे, बस इतना ही करोगे, या आप उन चीजों को सुधारने की भी कोशिश करोगे। प्रैक्टिकली सोचो, जब आप एक्टिविटी के लेवल पे चीजों को देख रहे हो, आप सिर्फ सिंपल क्या करोगे, स्टेज वन स्टेज टू लगा के ओहो हो ओवरहेड एलोकेट कर दिए, मजा आ गया बस। ये तो क्वेश्चन में तो आ गया चलो, बट रियल लाइफ में लगाओगे तो क्या आप उन एक्टिविटीज को देखोगे नहीं, उन एक्टिविटीज को एनालाइज नहीं करोगे, उन एक्टिविटी को घुसोगे नहीं, उन एक्टिविटी में बहुत आत्मचिंतन नहीं करोगे, यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। क्योंकि एक्टिविटीज आर व्हाट, जिसके बेसिस पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप डिलीवर कर पा रहे हो, तो उन एक्टिविटीज को आप जितना बेहतर ढंग से, जितना कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में कर परफॉर्म कर पाओगे, उतना बेहतरीन ही आपका प्रोडक्ट निकल कर आ पाएगा। समझ आ रहा है? तो इसी वजह से जब एम्पिरिकल स्टडीज में जो लोगों ने देखा, वो मैंने आपको बातों से बता दिया कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या देखा, कि एबीसी का इनिशियली यूज किस लिए कर रहे थे हम, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के पर्पज से। बट देखा तो भैया पता चला बाबा रे बाबा, ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, कि कॉस्ट मैनेज हो पा रही है। क्योंकि आप एक्टिविटी को माइक्रो लेवल पे देख रहे हो, आप देख पा रहे हो ये एक्टिविटी परफॉर्म करूं, ये ना करूं, इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, इसको जल्दी करूं, इसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इसको सस्ता करूं। तो देखा कि एबीसी की प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्टिंग तो निकल ही रही थी, बट उससे ज्यादा फायदा लोग, कंपनीज, उससे ज्यादा फायदा किस में उठा रहे थे, कॉस्ट को मैनेज करने में। ठीक है, तो एबीएम क्या है, एबीएम इज नथिंग, एबीसी के अंदर आप एक तड़का लगा देते हो जब कॉस्ट मैनेजमेंट का, तो वो एबीएम बन जाता है। तो एबीएम इज नथिंग, एबीसी प्लस कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड दूसरी चीज, एबीएम तो अपने आप से पिक्चर में आ गया। मतलब जब एबीसी लगाना, समझ लो एबीएम का जन्म तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने एबीसी लगाना शुरू करा था। बट क्योंकि एबीसी का जो पर्पस था, ध्यान से सुनना, एबीसी का जो पर्पस था, वो था केवल प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्टिंग, केवल ओवरहेड को बढ़िया तरीके से ऑब्जॉर्व करने का था। बट लगाते 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 आपने कॉस्ट को ही मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट बन गया। समझ में आ रहा है?
वरना जो एबीसी के अंदर प्रोडक्ट कॉस्टिंग आप देख रहे थे ना, वहीं पर कॉस्ट मैनेज होने स्टार्ट हो गई थी। तो कॉस्ट मैनेज करना आप आपको एक एडिशनल फायदा मिल गया, एक एडिशनल खुशी मिल रही है अब आपको एबीसी लगा के। तो उसका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बना दिया एबीएम। तो एबीएम कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। एबीएम एक छोटा-सा बच्चा है एबीसी का। मेन चीज़ क्या है एबीसी। एबीसी आप लगाते गए, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अच्छी होती गई और पर्पस प्रोडक्ट कॉस्टिंग अच्छी करने का था। बट कॉस्ट मैनेज भी होने लग गई, कॉस्ट में कमी भी आने लग गई, आप एक्टिविटी को बेहतर तरह से परफॉर्म करने लग गए। तो उसको एक हमने सेपरेट नाम दे दिया एबीएम का। तो एबीसी को जब हम कॉस्ट मैनेज करने के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हो ही जाता है यार ऑटोमेटिकली। मतलब कोई गधा ही होगा जो एबीसी लगाए और एबीएम ना लगाए। जो भी इंसान एबीसी लगा देगा ना, उसका एबीएम बाय डिफॉल्ट ही लग जाएगा, क्योंकि कॉस्ट वो अपने आप ही मैनेज करने लग जाएगा। क्योंकि एक्टिविटीज और व्हाट विच कंज्यूम कॉस्ट। तो जब आप एक्टिविटीज के लेवल पे चीजें देखते हो तो कॉस्ट अपने आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। अब ये सीएम सीएम वन आपको आगे पता चलेगा क्या है। उन्होंने बताया है कि एबीसी इज लाइक अ स्टैटिक मॉडल, क्योंकि उसका काम क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट की एक एक्यूरेट कॉस्टिंग निकालने का। बट उसके अंदर एक डायनामिक या एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वाली डायमेंशन ऐड हो गई है कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की। तो सीएम ने एबीएम को कैसे डिफाइन करा कि एबीसी जो एक स्टैटिक मॉडल रहा है, उसके अंदर एक डायमेंशन डायमेंशन क्या हो गया, उसकी एक भुजा, उसका एक नया आयाम ऐड हो गया है, जो काफी ज्यादा डायनामिक है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है धंधे को। वो क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। समझ आ रहा है ये चीज आपको। और सीएम वन ने ये भी बोला कि एबीसी इज द सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्टिविटीज, उनके एक्टिविटीज के नाम, कॉस्ट पूल, उनके ड्राइवर, रेट, ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, ये सब एबीसी प्रोवाइड करेगा। और एबीएम बाबूजी बन के उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉस्ट को मैनेज करेगा। समझ आ रहा है। सारी मेहनत तो करा दी एबीसी ने, मजे ले गया एबीएम। मतलब एबीसी ने सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई करी और एबीएम ने उस इंफॉर्मेशन को यूज करा और अपने आप को अच्छा करा, मतलब प्रोडक्ट सर्विस को अच्छा करा, क्योंकि आपने एक्टिविटीज के लेवल पे काम करा। एक्टिविटीज की जो कॉस्ट आ रही थी उनको मैनेज करा, एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस को एनहांस करा, जिससे आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा हुआ। ठीक है ना। तो एबीएम इज यूजेस द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइड बाय द एबीसी। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये तो हर जगह लिख सकते हो। अब आगे आ जाओ। अभी इस बॉक्स में जो चीज लिखी हुई है, उससे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण ही ज्ञान मिलने जा रहा है, बहुत बेहतरीन ज्ञान। ध्यान से देखिएगा। बेटा ये एक ऐसी चीज है, ये मतलब आपके सब कुछ क्लियर कर देगी ये। मतलब अगर आपने ये जो बॉक्स है ये अगर ढंग से समझ लिया ना, आपको 90% चीजें मतलब समझ हो जाएंगी, उनका थीम पता चल जाएगा, जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन वो सब समझ आ जाएगी अगर आपने बस ये बॉक्स समझ लिया। और ये बॉक्स क्या है, ये अलग अलग जैसे एस्पेक्ट लेके, चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक उठा के, अलग अलग जगह से पोर्शन उठा के, खुद का एक एनालिसिस करके फिर तैयार कराई। ठीक है ना। ये मेरा तैयार करा हुआ है, अब समझिएगा कैसे। देखो, इधर बात करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। सिंपल। प्रोडक्ट या सर्विस कोई कस्टमर क्यों ले रहा है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बना रहे हो, कस्टमर क्यों ले रहा है। क्योंकि उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर होती है एक इनहेरेंट परसीव्ड वैल्यू, उसके अंदर एक वैल्यू होती है। कस्टमर उस वैल्यू को महसूस करता है, एहसास करता है, कंज्यूम करता है उस वैल्यू को। दैट इज वाई वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है। तो कहना इसे दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या है, जो प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हो, कस्टमर को जो वैल्यू मिल रही है, ये फाइनल रिजल्ट है। बट वो प्रोडक्ट और सर्विस बनता कैसे है। प्रोडक्ट और सर्विस बनने के लिए पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। सर आपने तो बोला था कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। बेटा ऐसे बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनने के पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर होते हैं, एक प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर होते हैं, और एक एक्टिविटी सेंटर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ये भी आएगा आपके पास। एक प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर होते हैं और एक एक्टिविटी सेंटर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है। तो मोटे तौर पे एक प्रोडक्ट बनाने में क्या लो, बहुत सारे प्रोसेस या एक्टिविटी, मतलब जब ज्यादा डिटेल में ना जाया जाए ना, तो प्रोसेस और एक्टिविटी इंटरचेंजेबली बोल दिया। बट माइंड में रखा करो, प्रोसेस बड़ी चीज है और एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटीज मिलके एक एक्टिविटी सेंटर, और बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर मिलके एक प्रोसेस, ऐसे बनता है। ठीक है। तो प्रोसेस और एक्टिविटी ऑल दो सेम नहीं है, बट बोलने में इंटरचेंजेबली निकल सकता है मेरे मुंह से भी, और कभी कभी बुक में भी ऐसा लिखा हो सकता है। ठीक है। बट फर्क पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट या सर्विस जो बेटा बन रहा है, ये आगे आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाएगा। प्रोडक्ट या सर्विस जो बन रहा है वो एक प्रोसेस नहीं, उसके पीछे मल्टीपल प्रोसेस है जो परफॉर्म हो रहे हैं, परचेज का, प्रोडक्शन का, सेल का, डिलीवरी का, बहुत सारे प्रोसेसेस पीछे परफॉर्म हो रहे हैं। अब हर प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी जो एक सिस्टमैटिक एंड इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर रही होंगी। सिस्टमैटिक क्यों, सारी एक्टिविटी ऐसे नहीं हैफेजर्डली चल रही होंगी, वो एक सिस्टम का पार्ट होंगी। और इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ी हुई हैं साथ में।
एक्टिविटीज आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं हो रही कि एक एक्टिविटी कहीं परफॉर्म हो रही है कहीं परफॉर्म हो रही नहीं, वो आपस में जुड़ी हुई है, एक सिंक्रोनाइज इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर रही होंगी। तो मल्टीपल एक्टिविटीज, एक प्रोसेस में मल्टीपल एक्टिविटी सेंटर या उनमें मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी। तो अगर मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर मैंने जैसे एक लिया एक एक्टिविटी, तो यानी देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका जो आत्मा है बेसिकली, वो क्या हो गया, एक्टिविटी। तो प्रोडक्ट क्या है, जो शरीर दिख रहा है आपको, शरीर बाहर से, बट असल में हम शरीर है आत्मा है, आप खुद बताओ, आत्मा है, वी आर सोल। तो हमें सूक्ष्म लेवल पे जाना है। प्रोडक्ट और सर्विस तो बाहर से स्थूल एक मोटी चीज दिखाई दे रही है, बट जो उसकी आत्मा पीछे डली है वो है एक्टिविटी, छोटी, जो सबसे छोटी का एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, दैट इज द रूट कॉज या फिर आत्मा। और एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें क्या क्या कॉस्ट आ रही है, क्या क्या ड्राइवर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एबीसी प्रोवाइड कर देता है, यस और नो। तो एबीसी कैन इजीली प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, यस और नो, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्टिविटी आत्मा होगी, रूट कॉज हो गया, एक्टिविटी लेवल पे मुझे काम करना है। अगर मैंने एक्टिविटी लेवल पे काम करा तो प्रोडक्ट और सर्विस के लेवल पे ऑटोमेटिकली वो तो रिजल्ट, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते, अगर आपने श्लोक सुना हो, कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा भाई, तू उस पर ध्यान ही मत दे, बिकॉज उसमें तेरा अधिकार ही नहीं है, वो तेरे हाथ में ही नहीं है। तू किस पे काम कर सकता है, सिर्फ कर्म, मतलब यू कैन डू ओनली, यू कैन परफॉर्म ओनली एक्शंस, आप इतना ही कर सकते हो। और ये चीज कितनी खूबसूरत भी ना है, खूबसूरत भी है ना ये चीज कितनी, कि आप कर्म ही कर सकते हो। मतलब अच्छी बात है, मुझे रिजल्ट की टेंशन ही नहीं लेनी, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन काम, रिजल्ट आएंगे जो आएंगे। बट जो आपका रिजल्ट है ना, वो टोटली डिपेंडेंट है आपके कर्मों पे। इसी तरह जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है आप पीछे कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आपकी एक्टिविटीज क्या है, डन। तो जो आपके फल हो गए, वो हो गया आपका जो प्रोडक्ट सर्विस जो उसकी वैल्यू है, और जो कर्म हो गए वो आ गए आपकी एक्टिविटी। अब प्रॉफिट कब आता है, आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट ऐसे आता है सर जी, सेल माइनस कॉस्ट, यानी अगर सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। क्योंकि चाहे प्रॉफिट आए ना आए, कॉस्ट तो हर धंधे में बेटा आती आती है, खुद ही बताओ। दो चीजें बोली मैंने, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। बताओ बिना कॉस्ट के कोई धंधा हो सकता है? कॉस्ट तो आती आती है, चाहे आपका प्रोडक्ट बिके चाहे ना बिके, कॉस्टिंग तो आती है हर धंधे में। तो प्रॉफिट आने के लिए, खुद सोचो, एक बहुत बेसिक चीज है, प्रॉफिट आने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, सेल। प्रॉफिट भी तभी आता है जब प्रोडक्ट सेल होता है। तो यानी प्रोडक्ट सेल होगा, यानी कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा। और कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, यानी उसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू है, उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कस्टमर ले रहा है। यानी कुल मिला के आई हैव टू फोकस ऑन दी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस, यस और नो, आपको समझ आ रहा है। एक बिजनेसमैन सोच रहा है, मेरा पर्पस है अथा पैसा कमाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट ऐसे निकलता है सिंपली सेल माइनस कॉस्ट। तो तेरे को सेल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब सेल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तो सेल, बंदा सेल का मतलब कस्टमर आपका सामान खरीद रहा है। कस्टमर आपका सामान क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है। तो यानी आप अपने प्रोडक्ट के अंदर अच्छी वैल्यू डालो तो कस्टमर आपका सामान खरीदेगा। ये चीज भी ठीक है, या ये चीज भी ठीक होती अगर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता। क्योंकि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो इससे क्या हुआ कि खाली आपको प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर अच्छी वैल्यू देना काफी नहीं है। बिकॉज भाई तू दे रहा है, तो तेरा कॉम्पिटिटर भी तो दे रहा है ना। खुद बता, अगर जैसे कोई मोबाइल है, आपने एक अच्छा मोबाइल बनाया जो अच्छी वैल्यू दे रहा है कस्टमर को, 10,000 में अच्छा मोबाइल बनाया, कस्टमर खरीद सकता है 10,000 में। बट हो सकता है सेम मोबाइल सेम फीचर के साथ दूसरा ब्रांड 9,000 में भी दे रहा हो। अब बताना, 10,000 में खुश हो गए कस्टमर तो 9,000 वाले पे चला जाएगा। इसका मतलब खाली प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर वैल्यू देना ये काफी नहीं है। सिर्फ सिर्फ आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो भी ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। समझ रहे हो, चल रहे हो ना मेरे साथ। तो फिर क्या करें, मर जाए? क्या करें, कस्टमर कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटर को गोली मार दे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कॉम्पिटिटर को उड़ा दो, अब आप ही, आपकी ही मोनोपोली मार्केट है। ऐसा ऐसा हो सकता है? फिर नहीं, नहीं हो सकता ना यार। मतलब कुछ और तरीका है ना, यानी कहीं, मतलब कहीं और प्ले करना पड़ेगा हमें किसी और लेवल पे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी दुश्मन आएगा, कॉम्प्यूटर आएगा, उसको गोली मार दो, खत्म। ये एक आंसर नहीं हुआ। क्योंकि आपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर एक अच्छी वैल्यू दी, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये चीज एप्लीकेबल होती है आज से कुछ टाइम पहले, बट आज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत है। आप प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट में वैल्यू, आपका कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं कर रहा क्या? तो क्या करें? हैं? क्या करें, कंप्यूटर भी प्रोवाइड कर रहा है, आप भी प्रोवाइड करो, क्या करें? यानी अगर वो आपसे कंपटीशन कर रहा है, तो आप भी करो फिर। मतलब आप भी कूदो ना, फिर आप भागो मत ना। मतलब आप हेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो।
अगर आपका कॉम्पिटिटर भी इस प्रोडक्ट के अंदर अपने वैल्यू दे रहा है, तो फिर आप क्या करें? हमें ना खुद मरना है, ना कॉम्पिटिटर को मारना है। हमें अब मैदान में उतर के क्या करना है? हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या लिखा है? हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन का मतलब क्या? उसको गोली मार देनी है? नहीं। क्या खुद मर जाना? नहीं। हेल्दी कॉम्पिटिशन मतलब अब हम कहेंगे भाई अब लड़ते हैं। बिल्कुल। महाभारत का भी युद्ध हुआ था, वो एक हेल्दी युद्ध था। सर उसमें तो बहुत जाने गई थी, वो जाने गई थी, बट वो धर्म युद्ध था। वो पूरे मतलब नियमों के साथ होता था। आप देखते नहीं थे कि रात को जैसे सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, युद्ध करने से पहले शंख बजाना ज़रूरी है, और युद्ध के बाद आप एक-दूसरे के जो रूम्स वो बना नहीं लेते, छोटे-छोटे शेड्स बना लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, तंबू जो होते हैं, उसमें जाके आप ना शाम के टाइम पे बात भी कर सकते हो। यानी जो दोनों पार्टी जिनमें फाइट हो रही है, वो जाके बात भी कर सकती है, मिल भी सकती है। उस टाइम पे कोई नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा। ठीक है? जैसे मतलब आज के टाइम में नहीं होता ना, आज के टाइम में तो इतने रूल फॉलो ही नहीं हो रहे किसी चीज़ में। बट पहले अगर युद्ध भी होते थे, तो वो भी पूरे धर्म के हिसाब से हो रहे हैं यहाँ। शंख बजाया जा रहा है, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, आपको जैसे छाती से के ऊपर ही मारना है, जैसे पेट के ऊपर ही मारना है, उससे नीचे आपको प्रहार नहीं करना। कितने सारे मतलब रूल्स को फॉलो करके चीज़ें होती थी। इसी तरीके से वो एक हेल्दी युद्ध था, क्योंकि वो धर्म के बेसिस पे हो रहा था युद्ध, उसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं हो रही। इसी तरह आपको भी हेल्दी कंपटीशन करना है। हेल्दी कंपटीशन मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप भी वैल्यू प्रोवाइड करो, आप उससे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बेटर वैल्यू प्रोवाइड करो, उतने ही प्राइस में या उससे कम प्राइस में। वैल्यू तो आपको बेटर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि मैं अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दूं, सस्ता नहीं, आपको वैल्यू तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, बेटर वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हेल्दी कंपटीशन बाय गिविंग बेटर बेनिफिट्स टू द कस्टमर। बेटर बेनिफिट देने का मतलब आप अपने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दो एट द सेम या लेस प्राइस। अच्छी वैल्यू दो उसी प्राइस पे, उससे कम प्राइस पे। आपने भी कॉम्पीट करा, आपने कोई अपने कॉम्पिटिटर को, दुश्मन का गला तो नहीं काटा, उसको गोली तो नहीं मारी, आप खुद भी नहीं भागे, मतलब रणभूमि से खुद भी नहीं भागे, आपने एक हेल्दी कंपटीशन करा। ठीक है भाई, तू भी अपने प्रोडक्ट में वैल्यू दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, देखते हैं कौन सा कस्टमर किसका खरीदता है, दोनों ही सामान बेच रहे हैं। यानी जो कस्टमर, जो पर्सन, जो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा वैल्यू दे देगा कम प्राइस पे, लोग उसका प्रेफर कर लेंगे। अब जैसे जब जियो आया, तो पहले इंटरनेट कितना महंगा होता था, 200 250 300 रुपए में 1-2 GB डेटा मिल रहा है। फिर जियो आया, उसने फोन सस्ता करा, कॉलिंग सस्ती करी, आपका नेट इतना सस्ता करा, तो लोगों ने जियो को प्रेफर करा ना, क्योंकि उसने काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी इतने कम प्राइस में। पहले तो फ्री, और अभी अभी भी पहले जितनी कॉस्ट आती थी ना इंटरनेट की, आज उससे बहुत ज्यादा कम कॉस्ट आ रही है, अगर देखा है तो पहले कंपैरिजन में। तो दूसरे ब्रांड्स को भी करना पड़ा अगर उनको सरवाइव करना था। ये जैसे यूनिनॉर, चियर्स और ये एयरसेल पेयरसेल, ये सब जो छोटे-मोटे थे, ये तो सब गायब ही हो गए, पता ही नहीं थे, ये भी ब्रांड होते थे। अब कौन-कौन से रह गए मेन? तो देखा जाए तो जियो, एयरटेल और वीआई। वीआई में भी वो दोनों एक हो गए, वोडाफोन आइडिया। क्यों होना पड़ा? क्योंकि कॉम्पिटिटर इतना स्ट्रांग था ना, जियो ने सबकी बैंड बजा दी। तो अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी सर्वाइव करना है, तो भाई उनको भी उतना ही प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट या ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेम प्राइस में या उससे कम प्राइस के अंदर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो प्राइसिंग है उसको कॉम्पीट करा जियो के साथ, तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। आज अगर एयरटेल डबल रेट का पैकेज बेचेगा या वोडाफोन डबल रेट का पैकेज बेचेगा एज कम्पेयर टू जियो, कहाँ बिकेगा वो? ठीक है? तो आप कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दो एट सेम और लेस प्राइस। तो ये होगा कैसे? आपने कह तो दे दिया बेचो, ये होगा कैसे? क्या कोई जादू टोने से होगा? नहीं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? कर्म करना है। और कर्म किस लेवल पे करना है? इस लेवल पे कर्म करना है, एक्टिविटी के लेवल पे कर्म करना है। बिकॉज प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की वैल्यू तो रिजल्ट है, वो तो ऑटोमेटिकली आएगी, फल तो भगवान ऑटोमेटिकली देगा। बट यदि आपने कर्म ही नहीं करा ना, आप युद्ध भूमि छोड़ के चले गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको कर्म तो इन एनी वे करना ही पड़ेगा। तो आपको जो फोकस है वो किस पे, मतलब जो काम है वो किस पे करना पड़ेगा? एक्टिविटी पे। तो आपका जो फोकस और आपका एक्शन, जो आपका ध्यान और जो आपका कर्म, वो दोनों चीजें किस पे होनी चाहिए? एक्टिविटी पे। जब आपका फोकस और आपका एक्शन एक्टिविटी पे होंगी, तो एक्टिविटी की कॉस्ट कम आएगी कि नहीं आएगी? कम आएगी। एक्टिविटी में टाइम कम लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बेटर होगी कि नहीं होगी? होगी। एक्टिविटी की कॉस्ट कम आई, एक्टिविटी में टाइम कम लगा, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस बेटर हुई। तो अच्छा ये बताओ, जो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी वैल्यू बेटर होगी कि नहीं होगी? उसका प्राइस आप कम बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे? जब आपकी खुद एक्टिविटी कॉस्ट कम आ रही है, तो आप ओवरहेड की कॉस्ट कम ले आओगे अपनी। ओवरहेड की कॉस्ट कम आ रही है, तो आप डायरेक्ट कॉस्ट तो कंट्रोल कर लेते हो आप, क्योंकि वो तो सीधी सीधी है, वो तो सभी की आनी है। मेजर प्ले है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, क्योंकि वही आज के टाइम में ज्यादा है। आप अपने ओवरहेड्स क्या है, जो एक्टिविटी कॉस्ट आ रही है, आपने उसको कम कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, तो आप अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में सस्ता बेच सकते हो ना। जिन ब्रांड्स ने अपनी ओवरहेड कॉस्ट को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज करा है, वो ब्रांड्स अपना जो मोबाइल है, अपना प्रोडक्ट है, मार्केट में सस्ता या अच्छा लॉन्च कर पाते हैं ना, सस्ता या
सेम प्राइस पे ज्यादा फीचर के साथ लॉन्च कर पाते हैं। वो काम कर रहे हैं बेटा एक्टिविटी के लेवल पे। ठीक है, आपको भी जीवन के अंदर काम बढ़िया करना है, तगड़ा करना है, तो काम करो अपने डेली रूटीन पे, अपने टाइम के ऊपर कि उसके अंदर मैं क्या क्या चीजें करूँ। इस तरह बिजनेस के अंदर काम करो एक्टिविटी के लेवल पे। तो फोकस एक्शन किस पे होना चाहिए, एक्टिविटी पे, जिससे आपका कॉस्ट कम होगा, टाइम भी कम लगेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। क्लियर है? अब जैसे परफॉर्मेंस, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस मीन, अब जैसे ये समझो बेटा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील और दूसरे ऐसे ना पचासों ई कॉमर्स साइट्स होंगी अगर हम देखें। पचासियों के हजारों, लाखों तो नहीं, मतलब हजारों तो ई कॉमर्स साइट हिंदुस्तान के अंदर होगी, जिनके ऊपर आप सामान खरीदोगे और वो आपको सामान भेज भेज देती हैं घर पे। अगर हम देखें तो तब भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ही बंदा रिलाई कर रहा है, इवन स्नैपडील वगैरह भी इतने नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक्टिविटी है ना, कि आप वहां से जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसके बाद जो सामान घर पे आ रहा है, रिफंड रिटर्न, ये सब बहुत बेहतर कर लिए हैं दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। तो यानी जो वो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है ना, ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर पा रही हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर पा रही हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। मतलब कई बार तो मैंने देखा है, होता है ऐसा दिखाता है कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद डिलीवर होगा और अगले दिन ही सामान डिलीवर हो जाता है ऑनलाइन ऑर्डर करने पे। मैं सोचता हूँ यार कितना फास्ट कर दिया। दिखा तो रहा था एक हफ्ते बाद होगा, बहुत बार हुआ है कि अगले दिन ही आ जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? उन्होंने जो अपनी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस उनको बहुत बेहतर करा है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज द की टू सक्सेस इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सफलता की चाबी है। अगर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे कोई पूछे कि भाई सफलता की चाबी क्या है, आप सिंपल सा जवाब दोगे कि भाई अपनी एक्टिविटीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ये आपकी सफलता की चाबी है। जैसे कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बिजनेस के अंदर एक्टिविटी पे जो फोकस और एक्टिविटी पे एक्शन ही सफलता की कुंजी है। और एक्टिविटी को आप तभी देख पाते हो जब आप एबीसी को यूज कर पाते हो, क्योंकि जब तक हमने एबीसी नहीं देखा था तब तक हमने एक्टिविटी के लेवल पे भी नहीं जा पाते। ठीक है, एंड अच्छा ये बताओ, एक्टिविटी पे सिर्फ आज ही देखना है या हमेशा देखते रहना है, या सिर्फ एक बार देख के छोड़ दो? सर हमेशा देखते रहना है, क्योंकि अपनी कॉस्ट को, अपने टाइम को, अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा करना है, या सिर्फ आज अच्छा करना है? हमेशा अच्छा करना है। और ध्यान रखना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और आई कैन इवन से इट इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। क्लियर? तो होपफुली इसकी मदद से आपको एक समझ आया होगा धंधा कैसे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है और कैसे बेहतर भी हो सकता है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तभी ले रहा है क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है। आपको उसके अंदर वैल्यू बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करनी है। क्यों बेहतर प्रोवाइड करनी है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट सर्विस सिर्फ आपका नहीं बेच रहा, आपका कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट सर्विस बेच रहा है वो भी वैल्यू दे रहा है, आपका प्रोडक्ट भी दे रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर भी दे रहा है। तो यू हैव टू प्रोवाइड द बेटर वैल्यू एट द सेम और एट द लेस प्राइस टू द कस्टमर। जिससे कस्टमर आपका सामान खरीदेगा, और उस चीज के लिए कि आपका जो प्राइस है वो कम हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी हो, वो तभी हो सकता है कि मेरे को प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, सर्विस पे फोकस नहीं करना, मुझे फोकस करना है एक्टिविटीज पे। बिकॉज एक्टिविटीज आर दी आत्मा, दीज आर दी बेसिक कॉसेज जो प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट को अच्छा करना है तो मुझे इंजेक्शन प्रोडक्ट में नहीं लगाना। समझ रहे हो ना? अगर मेरे को धुएं को खत्म करना है तो मुझे पानी धुएं के ऊपर नहीं फेंकना, मुझे आग के ऊपर पानी फेंकना है। मुझे अगर इंजेक्शन लगाना है तो उधर लगाना है जो वायरस मेरा मारे, सीधा वायरस पे अटैक करे वो, यस और नो? पूरे शरीर पे नहीं, उस वायरस को मारे। इसी तरीके से जो अगर प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू बढ़ानी है तो जो उसकी आत्मा, जो सबसे जो छोटी इकाई है ना, एक्टिविटी, इस पे काम करना स्टार्ट कर दो, प्रोडक्ट और सर्विस ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। एंड ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिया उसके बाद करने की जरूरत नहीं। बिकॉज बेटा नए नए कॉम्पिटिटर आते रहेंगे, एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा मार्केट का, तो यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हैं। एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ एबीसी implementation have frequently shown that the greater benefit derived from its adoption are in cost management rather than in providing accurate product cost. The term ABM is used to describe the cost management application of ABC. The use of ABC as a costing tool to manage cost at activity level is known as ABM. ABM is a discipline that focus on efficient and effective management of activity as the route to continuously improving the value. समझ रहे हो ना? रूट, कहाँ वर्ड आया था? कॉस्टिंग मैंने एज द रूट। ठीक है, एबीएम इज अ डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी एज द रूट। इसको पकड़ लो। जैसे वो बोलते नहीं, यहाँ ये रिंग फिंगर होती है तो भाई इसी वाली उंगली के अंदर अंगूठी क्यों पहनाते हैं?
क्योंकि ये सीधा दिल तक जाती है, ऐसा मेरे को भी नहीं पता, बट ऐसा बोलते हैं ना, सीधा दिल तक जाती है इसलिए अंगूठी पहनाते हैं। तो सीधा वो उस उंगली को पकड़ लिया ना कि वो उस उंगली में पहना दोगे तो वो तार सीधा दिल तक जाएगी। इसी तरह सीधा एक्टिविटी को पकड़ लोगे ना, वो जो तार है वो सीधा कहाँ तक जाएगी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाएगी वो तार सीधा। ठीक है जी। ABC utilizes cost information gathered through ABC, though various different type of analysis, ABM requires sources, management, what drives the activity, organization। ठीक है जी, सारी बातें वही कर रखी हैं जो हम कर चुके हैं। सीएम ने बोला है कंसोर्शियम फॉर एडवांस मैनेजमेंट इंटरनेशनल डिफाइंस एबीएम एज adds a dynamic continuous improvement dimension to the more static ABC मॉडल। ABC मॉडल जो स्टैटिक था उसके अंदर डायनामिक एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली डायमेंशन ऐड ऑन कर दी है, एक नया आयाम ऐड ऑन कर दिया है। CM1 ने बताया कि अ डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी एज द रूट, इधर भी बोल रहा है एज अ रूट टू इम्प्रूविंग द वैल्यू रिसीव्ड बाय द कस्टमर एंड द प्रॉफिट अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आपको खुद आप कैसे जीत सकते हो, खुद आप ज्यादा प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब आपका कस्टमर जीत जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, प्रॉफिट तभी आ सकता है जब कस्टमर को प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू मिले, और वो ज्यादा वैल्यू एज मतलब ज्यादा किसके कंपैरिजन में, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर से भी और बेहतर प्रोवाइड करो, और अफोर्डेबल और बेटर रेट के अंदर प्रोवाइड करो। ठीक है ना। अगर मैं जैसे इसके अंदर बात करूँ ना, अगर इसमें मेरे को एक एग्जांपल एकदम ध्यान में आया, जैसे महिंद्रा को अगर आप देखोगे ना, तो महिंद्रा सबसे पहले लाया था XUV 700 अभी थोड़े टाइम पहले। भाई साहब 2-2 साल की वेटिंग गई है गाड़ी की, 2-2 साल की। ठीक है, आप पैसे दे दो, 2 साल बाद बात करना, गाड़ी नहीं है। फिर उसके बाद वो स्कॉर्पियो लॉन्च करा उसने, नया मॉडल। आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त वेटिंग है। महिंद्रा थार उसने लॉन्च करा, ऑल्दो उसने जीप रैंगलर की कॉपी मारी थी। ठीक है, बहुत कंट्री में केस भी चल रहा है उस पे, बट आप एक चीज सोचो कि इतना ज्यादा मतलब उसकी डिमांड मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहा है यार वो, क्योंकि उसने प्राइस में कोई बहुत मेजर इजाफा नहीं करा, बट प्रोडक्ट का जो डिजाइन और उसके अंदर फीचर वगैरह इतने अद्भुत दे दिए, इतने अद्भुत दे दिए कि लोग सोच रहे हैं यार फॉर्च्यूनर क्या ले, XUV 700 ही ले ले। बहुत लोगों का विचार बना कि 50 लाख से ऊपर गाड़ी क्या 700 पे चला जा, या फिर आपका ये स्कॉर्पियो पे चला जाए, नई स्कॉर्पियो आई है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने प्लॉट में जो वैल्यू डाली ना, इतना भर भर के वैल्यू डाल दी ना उस प्राइस के अंदर। मतलब बंदा सोच रहा था यार 25 लाख 30 लाख में इतना वैल्यू मिल रहा है, इतना कोई दूसरा ब्रांड वैल्यू ऑफर ही नहीं कर रहा है इतना। तो बंदा भाग रहा है ना उस पर, तभी तो वेटिंग आ रही है इतनी ज्यादा उसकी। मतलब बंदा जैक लगा लगा के नेताओं की गाड़ियां निकलवा रहा है यार महिंद्रा की। कुछ सोचो। और ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू डाल दी, इतनी वैल्यू। कस्टमर को बेवकूफ बना के तो आप ज्यादा टाइम कमा नहीं सकते, तो आपको प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन तो डालना ही पड़ेगा, जो महिंद्रा ने करा। और ऐसा नहीं है कि उसने इतने सारे फीचर डाल के गाड़ी 1 करोड़ की बना दी। गाड़ी वही है, मतलब 20-30 लाख के आसपास, 30-35 तक ही बेची, और उसके बावजूद भी इतनी अच्छी खासी डिमांड है उसकी कार्स की। Then this discipline involve cost driver analysis, activity analysis, performance measurement. ABM draws on ABC as its major source of information। ठीक है, ABC सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन, ABM उसको यूज करता है। अब इसके अंदर ना 3 चीजें आई, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये आगे बताऊंगा, इधर आ जाओ। अब देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मॉडल क्या चीज है ये। ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी तक जो हम करते आए ना, वो ये चीज है, रिसोर्सेस, एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एबीसी को जो हम यूज करते हुए आए हैं, वो किस लिए यूज करते आए हैं कि हमें ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। तो ये बात मैं काफी पहले भी सिखा चुका हूँ। रिसोर्सेज ओवरहेड, उनसे हम क्या बनाते हैं, एक्टिविटी पे वो कॉस्ट चार्ज करते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल बनाते हैं, फिर उससे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज कर देते हैं। और जो ये वाला एरो है ना, ये ट्रांसफर होता था रिसोर्सेज एक्टिविटी पे रिसोर्सेज कॉस्ट ड्राइवर की मदद से, जो जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था, मतलब दे ही रखा होता था ऑलरेडी। और एक्टिविटीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे जाती थी किसकी मदद से, कॉस्ट ड्राइवर की मदद से। ये हमने सीखा था। बट ये एक ना पर्सपेक्टिव था सोचने का, ये नजरिया था। बेटा क्या लिखा हुआ है, व्यू, ये एक नजरिया है। और ये नजरिया क्या है, आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, या फिर आपको ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग आपका एक दिमाग में चल रहा है, जो आपका नजरिया है। तो दैट इज वाई इसको कॉस्ट असाइनमेंट व्यू करा है। असाइनमेंट का मतलब आप इधर एलोकेशन से भी कर सकते हो, या एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। कॉस्ट असाइनमेंट मतलब कॉस्ट एलोकेशन या एब्जॉर्प्शन, ये वो नजरिया है। बट प्रोसेस व्यू ये एक एबीएम का नजरिया है। ये एबीएम का नजरिया है, क्योंकि एबीएम कह रहा है कि ठीक है यार, एबीसी अपना काम करता रहे, वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालता है, मुझे मतलब नहीं है। बट एबीएम की मदद से ना मैं एक्टिविटी के डिटेल में घुस गया, मैं प्रोडक्ट की आत्मा में घुस गया।
अब तो मैं अपनी कॉस्ट मैनेज करूँगा, अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें निकालूँगा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो उसने सबसे पहले लिया प्रोसेस व्यू एज़ अ प्रोसेस व्यू देखने के लिए। अच्छा इसने सर प्रोसेस व्यू क्यों लिखा है? बिकॉज़ जो एबीएम है ना वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मतलब आप रुक नहीं सकते। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ आज बढ़ानी है, हमेशा बढ़ानी है, हमेशा बढ़ानी है। तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ कंटीन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करनी पड़ेगी या एक बार? हमेशा, रेगुलर बेसिस पे। दैट इज़ व्हाई इसको प्रोसेस व्यू लिखा है। अब प्रोसेस व्यू के अंदर यार एक बात थोड़ी-सी लगी मेरे को कि एक्टिविटी को लेता वो पहले। मतलब सबसे पहले एक्टिविटी को लेता, उसने कॉस्ट ड्राइवर को क्यों लिया? थोड़ी सोचने वाली बात नहीं है कि अगर एबीएम देख रहा है तो यार एक्टिविटी को पहले देख, बट एबीएम इज फोकसिंग ऑन द कॉस्ट ड्राइवर मोर देन द एक्टिविटी। यानी वो इसको स्टेप वन मान रहा है, इसको स्टेप टू मान रहा है। खुद बताओ, मैं ओला उबर में कहीं जा रहा हूँ लेट सपोज, अब मेरे को गाड़ी कुछ रोकनी है किसी काम से, समझ जाओ किसी काम से मुझे गाड़ी रोकनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? स्विफ्ट डिजायर रुक जा, प्लीज स्विफ्ट डिजायर रुक जा, ऐसे बोलूंगा? क्या बोलूंगा कि भैया गाड़ी प्लीज रोक दो? यानी अगर मुझे गाड़ी रोकनी है तो मैंने गाड़ी को नहीं बोला स्विफ्ट डिजायर प्लीज रुक जा, किसको बोला मैंने? भैया को बोला, जो मतलब कार ड्राइवर को बोला। इसी तरीके से अगर मेरे को एक्टिविटीज को मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है? एक्टिविटीज को। तो एक्टिविटीज की लगाम किसके हाथ में है? एक्टिविटी की लगाम है कॉस्ट ड्राइवर के हाथ में। देयरफॉर आई हैव टू मैनेज कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर को मैनेज कर दोगे तो कॉस्ट अपने आप मैनेज हो जाएगी, मतलब एक्टिविटी कॉस्ट अपने आप मैनेज हो जाएगी। अगर आप जो गाड़ी के ड्राइवर को बोलोगे, अगर आप गाड़ी का ड्राइवर आपके कंट्रोल में है, तो गाड़ी आपके कंट्रोल में है, सीधी-सी बात है। अगर गाड़ी का ड्राइवर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि आप गाड़ी पे फोकस ही मत करो ना, गाड़ी पे क्यों कर रहा है? गाड़ी को चलाने वाले पे कर, गाड़ी चलाने वाले को बोलो रोक, वो रोक देगा। कहो तेज चला, तेज चलाएगा, लेफ्ट ले ले, राइट ले, राइट ले ले। पर ये तब तक होगा जब तक जो आप कंट्रोल कर पा रहे हो किसको? गाड़ी के ड्राइवर को। ठीक है ना? तो यू हैव टू फोकस ऑन कार ड्राइवर। क्योंकि आपने कार ड्राइवर के कान मरोड़े या कार ड्राइवर को आपने पकड़ा, तो गाड़ी तो आपके कंट्रोल में ही है। ठीक है ना? तो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट आपके कंट्रोल में ही है, जो एक्टिविटी कॉस्ट है। फिर तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस मेजर। यार एक्टिविटी ड्राइवर्स को मैनेज कर लिया, उसके बेसिस पे एक्टिविटी कॉस्ट मैनेज हो गई। ये परफॉर्मेंस का पंगा क्यों लगा दिया यार यहाँ पर? ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि परफॉर्मेंस क्यों लगा दिया? ये परफॉर्मेंस इसलिए लगा दिया क्योंकि अब एक्टिविटीज को आप ना कंपेयर भी करो। कि मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, आप कुछ स्कोर कार्ड बना के चलो, आप कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया बना के चलो कि पहले ये एक्टिविटी मेरी लेट सपोज ₹100 में परफॉर्म होती थी। अब ये एक्टिविटी मैंने इस बार ₹95 में परफॉर्म करी। अगली बार ये एक्टिविटी मैं ₹90 में परफॉर्म करूँगा। और ये ऐसा नहीं कि एक्टिविटी की क्वालिटी गिरा रहे हो, क्वालिटी इतनी है, आप कॉस्ट एफिशिएंट तरीके यूज़ कर रहे हो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, समझ रहे हो? या फिर पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म होने में आधा घंटा लगता था। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मैं 25 मिनट लगाऊँगा। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में 20 मिनट लगाऊँगा। जैसे अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ, तो इसके अंदर मैंने अपने पीछे कुछ टाइम ऐसा हुआ था, कुछ मतलब गड़बड़ थी, तो मैंने अपने प्रोसेसेस के अंदर बहुत फेर-बदल करा। पीछे जो एक्टिविटीज़ थी बहुत फेर-बदल करा, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने उसको कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करा कि इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करा कि अब उनमें काफ़ी कम टाइम लग रहा है। वो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने उन उन एक्टिविटीज के अंदर टाइम कम कर दिए, कुछ चीजें लगा के, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको भी वो टाइम कम करना है, बट वो कैसे करोगे? आप ना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाओ कि जैसे पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में 2 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटा 50 मिनट लग रहा है, अब 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है, अब 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो आपके पास एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होंगे ना, परफॉर्मेंस मेजर्स होंगे, तो आप और आगे भी उन एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। और ये परफॉर्मेंस मेजर आपको उनकी कॉस्ट के भी लगाओ और उनके टाइम के भी लगाओ कि कितने टाइम में वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और कितने पैसे में वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और दोनों चीजों को बेहतर से बेहतर करो आप। क्लियर है? तो ये प्रोसेस व्यू है। अब इसके अंदर अब ये जो लिख रखा है कि ये यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, एंड कुल मिला के जो आपको फायदा मिलेगा ना इसका, कि अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यानी ये आपने कॉस्ट असाइनमेंट व्यू समझा, प्रोसेस व्यू समझा। अब इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा धंधे में? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। यहीं से आपको एक्टिविटी एनालिसिस भी यहीं से निकला, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी। ये देखो, एक्टिविटी एनालिसिस भी यहीं से आया, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी यहीं से आया, और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी यहीं से आया। तो ये जो चीज है ना, जब आप कॉस्ट असाइनमेंट व्यू और प्रोसेस व्यू देख लेते हो, तो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस बन जाता है आपका एक। मतलब एक्टिविटी को भी एनालाइज कर पा रहे हो, अब आप कॉस्ट ड्राइव, ये ना स्टेप्स नहीं है बेटा, ध्यान रखना। देखो इधर ना ऐसे एरो नहीं लगे हुए,
ऐसे एरो नहीं लगे हुए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? जैसे यहाँ ना ये डब्बे बने हुए हैं, ये कोई एरो नहीं लगे हुए इनके अंदर, यहाँ कोई एरो नहीं लगे हुए। इसके मायने क्या है, ये तीनों चीजों में आपको फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्टिविटी फिर कॉस्ट ड्राइवर फिर परफॉर्मेंस, प्रोसेस भी उसने यहाँ बता दिया, सॉरी, प्रोसेस भी उसने यहाँ ये बता दिया। यहाँ क्या है कि एक्टिविटी का एनालिसिस, यहाँ मतलब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि एक्टिविटी का एनालिसिस करना, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करना और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, इसका इसका मतलब है एक्सचेंज करना, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। वो यहाँ से एक्सचेंज कर रहा है इन्फॉर्मेशन, मतलब कहाँ से ये ले रहा है, एबीसी और एबीएम से निकाल रहा है, ठीक है ना, यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। जो ब्लॉक्स है ना आपके, ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। क्लियर है? ABC supplies the information and and ABM uses the information in various analysis designed to yield continuous improvement. Various analysis कौन कौन से हैं? आपका एक्टिविटी एनालिसिस, आपका कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस। और पर्पस क्या है आपका? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पर्पस क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, होपफुली बेटा आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम। अब एबीएम मजा तो आ गया, अच्छी चीज है, बढ़िया है, लगाने में मजा, मतलब बढ़िया लगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एबीएम। बट क्या अच्छा है तो क्या, लगाना तो पड़ेगा ना, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन तो करना पड़ेगा ना। और डिजाइन करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट या इनकॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा। खाली अच्छे से थोड़ी मजा आ गया, मजा आ गया, एबीएम सुनने में कितना मधुर लग रहा है, कितना कानों को सुकून मिल रहा है। ठीक है, कानों को सुकून मिल रहा है, अपने बिजनेस में भी लगा ले भाई। बिजनेस में लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उसको डिजाइन करना पड़ेगा एज पर योर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ योर बिजनेस, ये आगे आएगा। एंड इम्प्लीमेंट, अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर अपने धंधे के अंदर, तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने धंधे में डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना है एबीएम, तो उसके लिए तीन, मतलब वो एक प्रोसेस है, उसके लिए तीन स्टेप्स बता रखे हैं उस प्रोसेस में। सबसे पहला है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जैसे मैंने ये चीज आपको पहले बता दी। जैसे एक गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है, टू कंट्रोल कार, टू कंट्रोल दिस, समझ आ रहा है ना, ये कार है और ये ड्राइवर है, कार को कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल दिस, कंट्रोल दिस। कार को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर को कंट्रोल कर दो, कार विल कार विल बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल। तो अगर आपको कार का मतलब एक्टिविटी कॉस्ट, अगर एक्टिविटी कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर को कंट्रोल कर ले, एक्टिविटी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। दैट इज वाई एबीएम के अंदर पहला स्टेप कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस है, ना कि कॉस्ट एनालिसिस। इसका सेकंड स्टेप है एक्टिविटी या एक्टिविटी कॉस्ट एनालिसिस। पहला स्टेप जो है वो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस है, ड्राइवर को पकड़ेंगे, इसलिए लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो और उनका एनालिसिस करो कि कौन कौन से ड्राइवर्स हैं आपके धंधे के अंदर, जिनकी वजह से वेरियस कॉस्ट मतलब कम ज्यादा हो रही है। और उनका एनालिसिस भी करो कि उनकी उनकी वजह से मूवमेंट किस प्रकार से आ रही है। ठीक है ना, दोनों ही चीजें, उनका आइडेंटिफिकेशन भी और एनालिसिस भी इज अ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप, पहला 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 फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिविटी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट थ्रू एबीएम। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर कोई भी वो चीज, कोई भी वो कारण, कोई भी वो फैक्टर जिसकी वजह से किसी कॉस्ट में चेंज आता है, कोई कॉस्ट कम ज्यादा होती है। तो कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर दैट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। मतलब फिर एग्जांपल दे रखा है, क्वालिटी ऑफ पार्ट्स रिसीव्ड बाय एन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ व्हिच आर डिफेक्टिव इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द वर्क रिक्वायर्ड बाय दैट एक्टिविटी बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पार्ट रिसीव्ड अफेक्ट्स द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। सिंपल है। एन एक्टिविटी में है मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर, एक एक्टिविटी का जरूर नहीं है एक ही ड्राइवर, एक से ज्यादा ड्राइवर भी हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है जी, और इसके तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो यार। चलिए आगे, एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस के अंदर यहाँ थोड़ा सा समझने का चीज है, यहाँ आइए देखो, मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी ना कि कोई भी जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस बनता है एक्टिविटी सेंटर से और एक्टिविटी सेंटर बनते हैं एक्टिविटी से। यानी बहुत सारी एक्टिविटी को जोड़ दोगे तो एक्टिविटी सेंटर बन जाएगा और बहुत सारी एक्टिविटी सेंटर को जोड़ दोगे तो प्रोसेस बन जाएगा। ये एक समझाने के लिए, वैसे बहुत जगह एक्टिविटी, एक्टिविटी सेंटर और प्रोसेस ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे, काफी जगह ये वर्ड आपस में कुछ भी दे देता है वो। बट अपने दिमाग में ना एक क्लैरिटी हमेशा रखना कि प्रोसेस एक बहुत मोटी चीज है, जैसे एक सेल्स का प्रोसेस है। अब सेल्स के प्रोसेस के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटी है। अब उन एक्टिविटी को ना ग्रुप करके एक्टिविटी सेंटर बनाते हैं, क्योंकि अगर आप एक धंधे में एक्टिविटी देखोगे ना, हजारों लाखों एक्टिविटी निकल जाएगी अगर आप एक्टिविटी लेवल पे जाके चीजें एनालाइज करोगे।
तो कहीं न कहीं हमें ना एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी सेंटर पे काम करना पड़ता है। मतलब एक तरह की एक्टिविटी जिनका सिमिलर नेचर है, जो सिमिलर जैसी हैं, उनका एक्टिविटी सेंटर बनाना पड़ता है। मतलब अगर मैं आपको सही मायने में बोलूँ, तो जो एबीसी है ना, वो एक्टिविटी पे ना लग के एक्टिविटी सेंटर पे लगती है, अगर मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊँ। क्योंकि एक्टिविटी पे अगर लगने लगाने लग गए ना, आपको अच्छा क्वेश्चन में कितनी एक्टिविटी देता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दे देगा। बट रियल लाइफ के अंदर बेटा सौयों, हज़ारों एक्टिविटी होती हैं। आप खुद सोचो कैसे लगा दोगे आप एक्टिविटी पे? तो हमें कहीं न कहीं जो एबीसी है वो एक्टिविटी सेंटर पे लगाना होता है। तो जो एक्टिविटी है जब हम उनको ग्रुप कर देते हैं तो वो एक एक्टिविटी सेंटर बन जाते हैं, कॉस्ट पूल बन जाता है। समझ आया? तो बहुत सारी एक्टिविटी मिला के एक्टिविटी सेंटर, बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर मिला के प्रोसेस। काफ़ी सारी एक्टिविटी को जब आप ग्रुप करते हो तो एक्टिविटी सेंटर बन जाता है। अब जो एक्टिविटी है ना, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ थी समझने के लिए, अब नॉर्मल समझो। अब जो एक्टिविटी है वो वैल्यू एडेड भी हो सकती है, नॉन वैल्यू एडेड भी हो सकती है, ये आपको आगे समझ आएगा। वैल्यू एड मतलब जैसे मान के चलो, अगर जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो वीडियो क्वालिटी है, वो मेरे लिए एक वैल्यू एडेड चीज़ है क्योंकि वो इम्पैक्ट करेगी मेरे बिज़नेस को, ठीक है ना? अगर एक फर्नीचर कोई बना रहा है, तो वो फर्नीचर की जो पॉलिशिंग कर रहा है, वो उसके लिए एक वैल्यू एड एक्टिविटी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बैंक जो आपको इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज़ दे रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कस्टमर, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उसकी इंटरनेट बैंकिंग कैसी है। जैसे मेरा पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था, फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में इसलिए शिफ्ट कराया था क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा जब तक ओटीपी आता था ना, इंटरनेट बैंकिंग है, तब तक वो एक्सपायर हो जाता था। तो चाहते ना चाहते भी मेरे को अपना शिफ्ट कराना पड़ा था आईसीआईसीआई बैंक में, और आईसीआईसीआई बैंक बहुत, मतलब उसका तो क्लिक करा और मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है आईसीआईसीआई बैंक की पर्टिकुलर सर्विस। तो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फोकस किस पे करा? अपनी वैल्यू एड एक्टिविटी। और मोर ओवर आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गया और आईसीआईसीआई बैंक में भी गया। तो जब पे इन स्लिप मैंने देखी ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी, साफ, सफेद कागज, बहुत अच्छा। और आईसीआईसीआई बैंक की आपने देखी हो, इतनी काली सी गंदी सी थी पे इन स्लिप। फिर मेरे को ना, मैंने रियलाइज करा कि आईसीआईसीआई बैंक कितना समझदारी से काम कर रहा है, क्योंकि पे इन स्लिप का पर्पस क्या है कि इतने 100, 500, 1000, 2000 के नोट ये सब आपने डाले, और फिर उसके बाद वो पर्ची का क्या होना है, वो मतलब फिकनी है खाली। उस तो बस एक जस्ट आपको ये लिखना है, नोट्स नोट लिखने हैं कौन कौन से डाले, और अपना नाम, अकाउंट नंबर, यही तो पर्पस है ना उस पर्ची का। और उसके बाद तो उसको कूड़ा ही होनी है वो पर्ची, खुद सोचा। तो उन्होंने उस चीजों में पैसा खर्च नहीं करा जो ये फालतू की चीजें। उन्होंने पैसा खर्च करा अपने इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर को अच्छा बनाने में, अपनी एप्लीकेशन को अच्छा बनाने में, है ना? तो वो चीजें ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने बिजनेस में देखो कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपके प्रोडक्ट सर्विस के अंदर जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रही है। यस और नो? जैसे अगर आप एक वर्कशॉप में जा रहे हो अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी सर्विस कराने के लिए, अब उसने वर्कशॉप के अंदर बहुत अच्छा झूमर लगा रखा है, बहुत अच्छी सुंदर जगह बना रखी है, क्या आप इसके लिए जाओगे? या आप इसके लिए जाओगे कि यार उधर जो काम कर रहे हैं लड़के, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी जो स्कूटी, गाड़ी, बाइक जो आपका, सबको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके दे रहे हैं, ऑयलिंग, फिल्ट्रेशन, डेंटिंग, पेंटिंग सब बहुत अच्छी तरीके से करके दे रहे हैं। तो कंपनी अगर उसके लिए कोई मशीन लगाए, जैसे कोई वाटर पंप लगा दे सफाई के लिए, कि जिससे आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से साफ होगी, तो ये उस वर्कशॉप के लिए एक वैल्यू एड एक्टिविटी होगी। बट उसने रिसेप्शन पे बहुत तगड़ा झूमर लगा दिया। भाई मैं झूमर देखने नहीं जा रहा हूँ, या कोई बहुत अलग उसने कुछ काम कर दिया इंटीरियर वगैरह पे, मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। कि जो मेन चीज़ है ना वो मिलनी चाहिए, कि वहाँ पर मेरी स्कूटी, वहाँ पर मेरी गाड़ी, वहाँ पर मेरी बाइक, वो बढ़िया से साफ हो ना। वहाँ पर उसकी वॉशिंग बढ़िया से हो, जहाँ उसका जो भी उसमें काम हो रहा है रिपेयरिंग वगैरह, वो बढ़िया तरीके से हो। तो जो बिज़नेस का कोर है ना, उसके लिए जो जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी है वो वैल्यू एड एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को जब आप देखते हो ना, एक्टिविटी के लेवल पे, तो यू विल फाइंड टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी, एक नॉन वैल्यू एड एक्टिविटी। तो वैल्यू एड एक्टिविटी आपको करनी है, अच्छे ढंग से करनी है, बेहतर ढंग से करनी है, उसमें अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट भी करने हैं आपको। बट जो नॉन वैल्यू एड एक्टिविटी, उनको एलिमिनेट करना है। बिकॉज वो एक्टिविटी आप करो ना करो, कस्टमर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, कस्टमर उस चीज का पैसा नहीं देना चाहता उन एक्टिविटीज का। जो बैकएंड पे आपके कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हो, बट वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी, उन एक्टिविटीज को प्लीज हटा दो। क्योंकि कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज टू यू। तो उनको आप हटा दीजिए। क्लियर? अब हम देखें तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है एबीसी, एबीसी, ठीक है ना? वो मैंने एक्टिविटी सेंटर के नीचे लिखा है, क्योंकि जनरली एक्टिविटी सेंटर पे ही एबीसी लगता है, ना कि एक्टिविटी पे, क्योंकि एक्टिविटी बहुत सारी होती है और उन पे लगाने लग गए तो मर ही जाएंगे। इससे अच्छा थोड़ा सा एक्टिविटी को ग्रुप करके, जैसे 5-5, 7-7, 10-10 एक्टिविटीज को ग्रुप करके एक्टिविटी सेंटर बना लो, तब एबीसी लगा दोगे, थोड़ा इजी हो जाए। क्लियर? चलिए, अगर आपको एबीसी लगाना है ना धंधे के अंदर, अब तो क्या करो, सबसे पहले एकदम से फुल फ्लैश एबीसी मत लगाओ। जैसे कोई भी बिजनेस के अंदर जब कोई नई चीज करने जा रहे होते हैं ना आप, तो ऐसा नहीं है कि पुराने प्रोसेस को छोड़ दे। जैसे आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलने दो। एबीसी क्या लगता है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े ओवरहेड्स जो है ना, थोड़े थोड़े, जैसे मान के चलो आपके 10 लाख के ओवरहेड है, पहले आप देखो 1 लाख के ओवरहेड्स में कौन कौन सी एक्टिविटी लग रही है।
फिर अगले 1 लाख के ओवरहेड्स में कौन-कौन सी एक्टिविटी, फिर अगले 1 लाख के ओवरहेड में कौन-कौन सी एक्टिविटी, अब्ज़ॉर्प्शन और एबीसी को पैरेलल चलाओ, धीरे-धीरे एबीसी में एक्टिविटीज़ बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, फिर फाइनली आप एबीसी को ही पकड़ लो, मतलब एबीसी ही लगाना स्टार्ट कर दो। समझ आ रहा है? सीधा एकदम से एबीसी लगाओगे ना, तो कहता है एक बंदा मुँह के बल खाएगा। बिल्कुल वो ना अब्ज़ॉर्प्शन का रहेगा और ना एबीसी का रहेगा। क्योंकि एबीसी कोई हलवा नहीं है यार, वो सीधा ही लग जाएगा। एबीसी एक बहुत डिटेल प्रोसेस है, आपको एक्टिविटीज़ के डीप में बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ना पहले सीखो एबीसी लगाना। जैसे शेयर मार्केट होती है, आप क्या नाम है पहले ही कि मम्मी-पापा ने 10 लाख रुपए दिए लगा दे शेयर मार्केट में, आप क्या करते हो? खुद पहले सोचते हो ना 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 इससे शुरू करता हूँ। फिर धीरे-धीरे समझ आएगा कि कैसे खरीदते-बेचते करते हैं चीज़ें। फिर आप ज़्यादा-ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो मार्केट में। इसी तरीके से एबीसी में सबसे पहले क्या करो, आप सीखो एबीसी कैसे लगता है। उसको सीखने के लिए सबसे पहले अपने फ्यू एक्टिविटी सेंटर्स निकालो, मतलब थोड़े-थोड़े एक्टिविटी सेंटर, और इनिशियली एक पायलट स्टडी करो एबीसी लगा के, ठीक है ना? उसके बाद जैसे-जैसे आपको एबीसी समझ आ रहा है, हाँ, और एक्टिविटी सेंटर फिर निकालते रहो, ढूँढते रहो, एनालाइज़ करते रहो, और उसके बाद अपने एबीसी मॉडल को ना और डिटेल और रिफाइंड करते रहो, और बढ़िया-बढ़िया और बढ़िया और बेटर और रिफाइंड करते रहो, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप थोड़ा फ़ैमिलियर हो जाओगे ना, अपने एबीसी मॉडल को और डिटेल और रिफाइन करते रहो। एंड ये लिखा है मैंने, प्लस आउटपुट इज़ द यूज़फुल, यानी आपने जैसे एबीसी लगाया, पता चला कि सारी की सारी वर्कफ़ोर्स एबीसी में ही घुस गई। ना वो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान है, प्रोडक्शन पे, कस्टमर पे, किसी पे ध्यान नहीं है, सबने दिमाग लगा लिया कि एबीसी करते हैं। ऐसी भी एबीसी का कोई फ़ायदा नहीं है। एबीसी लगाने के लिए भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर आप एबीसी लगा रहे हो तो ऐसा ना हो कि एबीसी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में आपका इतना टाइम और कॉस्ट लग जाए कि एबीसी से जो फ़ायदे आने वो भी ना मिले आपको। समझ आ रहा है? तो एबीसी इसलिए धीरे-धीरे लगाओ, और लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है ना आउटपुट यूज़फुल मीन्स एबीसी से जो आपको इन्फॉर्मेशन या जो आपको एक रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो आपके लिए यूज़फुल है, और एबीसी आपको करना आ गया, तो आगे बढ़ाओ, वरना भाई तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तो एबीसी को पहले धीरे-धीरे लगाओ, फिर आपको धीरे-धीरे समझ आ रहा है, लग रहा है हाँ यार एबीसी से इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, समझ आ रही है, तो इस प्रोसेस को और डिटेल में और रिफाइन करते-करते और बड़े लेवल पे करो, ठीक है? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए फिर अल्टीमेटली तुम ऑल टुगेदर एबीसी पे शिफ्ट हो जाना, बट धीरे-धीरे, ठीक है? और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? अगर एक्टिविटीज़ को देखोगे, एक्टिविटीज़ में घुसोगे, तो आपको कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा, साथ में वैल्यू एनहांसमेंट, मतलब दोनों फायदा, दोनों। कॉस्ट रिडक्शन और वैल्यू एनहांसमेंट दोनों चीजें पता है क्यों मिलती हैं? क्योंकि जब आप वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हो ना, तो इससे आपकी वैल्यू एनहांसमेंट होती है, और आप फालतू की नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को जब आप एलिमिनेट करते हो ना, जो बेकार की एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे थे जिसमें टाइम, कॉस्ट, पैसा, एनर्जी सब लग रहा था, उनको आप एलिमिनेट जब करते हो, तो आपको कॉस्ट रिडक्शन का भी फायदा मिल जाता है। तो दोनों हाथों में लड्डू आपके, ठीक है ना? कि आपको कॉस्ट वैल्यू भी बढ़ रही है और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है? एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि आप एक्टिविटी में घुसे, आप एक्टिविटी के अंदर गए। डन। तो एक्टिविटी एनालिसिस टू मीट द गोल ऑफ ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू एनहांसमेंट, मतलब ये तो हो गया ना कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, और कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना कॉस्ट अगर रिड्यूस हो रही है तो यार प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, वो वैल्यू नहीं एनहांस होगी, वैल्यू भी एनहांस हो रही है यार, मतलब दोनों हाथों में लड्डू कि सांप भी मरा लाठी भी नहीं टूट रही, कि ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन भी और वैल्यू एनहांसमेंट भी। अगर हमें ये चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं वी नीड समथिंग बियॉन्ड जस्ट परफॉर्मिंग कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तो हमें कहाँ घुसना पड़ेगा? मैंने बोला था एक्टिविटी क्या है, आत्मा, हमें आत्मा में घुसना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सूक्ष्मता में, हमें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे घुसना पड़ेगा। Here comes into play the second step of ABM, which is activity analysis, which necessarily deal with the eliminating non-value add activity, उनको eliminate करना, and reducing the total number of activity performed is process of analyzing each key activity individually and placing each of them into one of the two categories, which are value added and non-value added। दो में पहले divide करो, एंड फिर आगे बोल रहा है फर्दर एक्टिविटी एनालिसिस आल्सो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम इनटू एक्टिविटी सेंटर, है ना? क्योंकि एक्टिविटी लेवल पे लगाओगे मर जाओगे, तो एक्टिविटी सेंटर पे ग्रुप करो। दैट शुड बी यूज्ड इन एबीसी, द डिग्री टू विच activity group together center depends on cost and benefits of the alternative, the number of activity centers likely to be change over time as organization needs for एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ना आपके नंबर ऑफ एक्टिविटी सेंटर थोड़े होंगे, फ्यू एक्टिविटी सेंटर होंगे, और वक्त के साथ वो बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे एबीसी से इन्फॉर्मेशन आपको और ज्यादा ज्यादा मिलती रहेगी, आप इस चीज को बढ़ाते रहोगे वक्त के साथ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ओनली अ फ्यू एक्टिविटी सेंटर में बी यूज इन इनिशियल एबीसी पायलट स्टडी एज मैनेजर बिकम मोर अकस्टम टू इनिशियल एबीसी। अकस्टम का मतलब होता है जब आप उस चीज के साथ और फेमिलियर होते जा रहे हो, जब आप और रूबरू होते जा रहे हो, मोर अकस्टम टू द इनिशियल एबीसी सिस्टम एंड फाइंड द आउटपुट यूजफुल, और एबीसी से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आउटपुट मिल रहा है, वो मजा भी आ रहा है, अच्छा भी है, फायदेमंद भी है, ठीक है, बेनिफिशियल भी आपके लिए, देन मे रिक्वेस्ट है मोर डिटेल्ड एंड रिफाइंड
हाँ, एबीसी मॉडल, इस पे आप जा सकते हो। ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए लास्ट स्टेप पे, दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। जैसा कि स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉस्ट ड्राइवर को पकड़ोगे, पहले सबसे पहले उसी को पकड़ लो, एक्टिविटी तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। सेकंड हमने देखा एक्टिविटी एनालिसिस, जिसमें हमने वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को समझा कि वैल्यू एडेड एक्टिविटी करनी है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में पैसे अपने को बचाने हैं, और जो एबीसी है वो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से हौले हौले लगाना है, ऐसे नहीं कि एकदम से लगा दो, धीरे धीरे। बट लास्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। यार ये परफॉर्मेंस एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? कि हमने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस कर लिया, एक्टिविटी एनालिसिस कर लिया, बहुत था ना, परफॉर्मेंस एनालिसिस क्यों? परफॉर्मेंस एनालिसिस जरूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है सर, क्यों? अच्छा ये बताओ, आईसीआई के अंदर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपना पढ़ लो, उसके बाद अपना जैसे भी स्टडी करा, 5 साल पूरे हुए और आपको हम सीए डिक्लेयर कर देते हैं, या सीएबीडी डिक्लेयर कर देते हैं, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने बस 5 साल बिता दिए इस कोर्स के अंदर, एंड ठीक है जी, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, कोई एग्जाम नहीं हो, किसी भी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट ना करा जाए। तो क्या आप बताइए, उस हिसाब से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, क्या आप उन पे रिलाई कर पाओगे? उन पे भरोसा कर पाओगे? नहीं ना। परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है इसके अंदर। अब जैसे एक एक्टिविटी है, अब उस एक्टिविटी को आप कई एंगल से देखो। इस एक्टिविटी में कॉस्ट कितनी आ रही है, इस एक्टिविटी में टाइम कितना लग रहा है, इस एक्टिविटी का किस क्वालिटी लेवल पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब आप उनको नंबर्स दो कि आप अब कुछ एफर्ट्स करोगे, उनको बेटर करने के लिए कुछ चीजें करोगे ना, तो नंबर्स दो कि आज जैसे 1 तारीख को इस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी आ रही है, अब कुछ इंप्रूवमेंट एफर्ट्स लगाओ। अब अगले महीने की 1 तारीख को चेक करो कि इसकी कॉस्ट में कुछ गिरावट आई है कि नहीं आई। फिर अगले महीने की 1 तारीख को चेक करो, या वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस, तुम्हारे ऊपर है। कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा आपको, और परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है, और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया सेट करोगे। वो क्राइटेरिया बेटा हमारे निकल कर आएंगे स्कोर कार्ड या परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। आप अपने हिसाब से ना कुछ स्कोर कार्ड बना लो। स्कोर कार्ड का मतलब क्या है, अलग अलग टुकड़ों में पढ़ो। स्कोर कार्ड, आपने एक कार्ड बना लिया, एक कागज बना लिया, एक बोर्ड बना लिया, एक पेपर बना लिया, जिसके ऊपर आपको स्कोर देना है। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आपने एक रिपोर्ट बना ली, एक पेज के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट पे अपने आपको कुछ परफॉर्मेंस से नंबर देने हैं। वो नंबर किस बेसिस पे दोगे, क्या होगा उन नंबर्स के अंदर? उन नंबर्स में ये होगा कि एक्टिविटी, पहले इस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आ रही थी, अब इस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आई, अब इस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आई। उसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करो, वो कम होती चलेगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि अब तुम एक्टिविटी ड्राइवर, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब चीजें कर रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आपने एक्शन लेना स्टार्ट करा है, तो आपकी चीजें अब बेटर होंगी। आप टाइम देखो, इस एक्टिविटी में पहले टाइम कितना लग रहा था, अब कितना टाइम लग रहा है, अब कितना टाइम लग रहा है, उनको आप इवेल्युएट करो। तो उनको आपको किसी ना किसी जगह लिखना तो पड़ेगा, नोट तो करना पड़ेगा, किसी कागज के ऊपर, एक्सेल शीट में, कहीं तो करोगे ना। वही परफॉर्मेंस एनालिसिस है। परफॉर्मेंस एनालिसिस से तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स आपने करे हैं, आपने कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और एक्टिविटी एनालिसिस करा है, आप ये भी तो देखोगे कि जो उसका रिजल्ट है, जो उसका जो फल है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ये ट्रैक करना भी तो बेटा जरूरी है ना। वो पार्ट हम परफॉर्मेंस एनालिसिस में करेंगे। अब देखिए, एक धंधे में तो बहुत सारी एक्टिविटी है। अब यार सारी एक्टिविटी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने जाऊंगा ना, तो बेकार हो जाए, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो आई हैव टू सेलेक्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज अमंग ऑल एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटी, जितनी भी ऑल एक्टिविटीज हैं, उसमें से सिग्निफिकेंट एक्टिविटी मुझे सेलेक्ट करनी है। सर ये सिग्निफिकेंट एक्टिविटी मैं किस बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा? आप सिग्निफिकेंट एक्टिविटी सिलेक्ट करो जिनके अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। मतलब जो एक्टिविटी आप बहुत बेकार तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब आप पहले 2 स्टेप करोगे ना, आपको एक्टिविटीज और उनके ड्राइवर तो पता चल ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खुद से भी आपको एक चीज समझ आ जाएंगी, जैसे यार ये 100 एक्टिविटी है, इसके अंदर से जैसे ये 70-80 तो मैं ढंग से परफॉर्म कर ही रहा हूँ। ये आपको अपने अंदर से ही लगेगा कि हाँ यार, इनमें कमी नहीं है इतनी, ये तो फिर भी ठीक है। जो 10-20 एक्टिविटी है, वो ज्यादा दिक्कत कर रही है, उसके अंदर मैं काफी पीछे हूँ इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में वो 10-20 एक्टिविटी मेरे से ज्यादा अच्छी परफॉर्म हो रही है, मेरे से कम कॉस्ट पे परफॉर्म हो रही है। तो आप उन एक्टिविटीज को लेकर चलो ना, उनको सेलेक्ट करके चलो ना, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो जाएंगी। तो ऑल एक्टिविटी में से सिग्निफिकेंट एक्टिविटी सेलेक्ट करो, एंड सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आर द एक्टिविटी विच आर मोस्ट पोटेंशियल फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। जिनके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की, उन एक्टिविटी को सेलेक्ट करके उनका करो परफॉर्मेंस एनालिसिस।
परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे दो तरीके से, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट। अब मैं वैसे इसको बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट और बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट लिखा है, बट मैं इसको बोलता हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन द अदर एस्पेक्ट्स, मतलब कॉस्ट के अलावा अदर एस्पेक्ट। बिकॉज टाइम वाले के अंदर ना, टाइम वाली चीजें तो दे ही रखी हैं, साथ में और भी चीजें दे रखी हैं जो हमें मतलब परफॉर्मेंस एनालाइज करते समय वो एक्टिविटी की वो चीजें भी देखनी चाहिए। जैसे बताता हूँ, सबसे पहले एक्टिविटी को आप देखो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अगर उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। जो एबीसी रेट निकालते हैं ना, जैसे मेरी कॉस्ट आ रही है 500 रुपए पर सेटअप की। अब आप इंडस्ट्री में देखो वो कॉस्ट कितनी आ रही है, 300 रुपए पर सेटअप, 400 रुपए पर सेटअप, 350 रुपए पर सेटअप। तो आप जब ये चीज एनालाइज करोगे, जब कंपेयर करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा यार मेरी तो 200 रुपए पर सेटअप कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तब आप उसको कम करने के बारे में सोचोगे। तो यू हैव टू कंपेयर योर एक्टिविटी रेट जो आपके एक्चुअल में आ रहे हैं विद द इंडस्ट्री। उन इंडस्ट्री के अंदर जो और भी कंपनीज होंगी वो देखो कि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और आप इनिशिएटिव लो कि अपनी कॉस्ट को भी कम करो। अगर आपकी 500 आ रही है, उनकी 300 आ रही है, तो आप कम करो। फिर आपकी एकदम 500 से 300 पे नहीं आएगी, पहले 500 से आपकी 450 पे आएगी, फिर 400 पे, 350 पे, 300 पे, धीरे धीरे आएगी। हो सकता है 250 पे भी आ जाए। आप इंडस्ट्री से भी बेहतर करना स्टार्ट करो, बट कंपैरिजन जरूरी है, ठीक है। और ये एक हेल्दी कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है बेटरमेंट के लिए। ये कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मैं अपने दुश्मन से जल रहा हूँ। ये कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि दुश्मन का मेरे को गला काटना है। ये कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, मेरे को उनसे सीख रहा हूँ कि अगर वो उनकी कॉस्ट 300 रुपए पर सेटअप आ रही है तो मेरे को भी अपनी कॉस्ट 300 रुपए पर सेटअप लानी है। इंडस्ट्री का मतलब एक एवरेज हो गया, सारे जो कॉम्पिटिटर सब कुछ है, पूरे कंपनीज मिला के। तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है मैं कोशिश करूंगा मेरी कॉस्ट उतनी तो आए, कम से कम उससे ज्यादा ना जाए, और मैं इंडस्ट्री से भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। दूसरा तरीका होगा मेरा एक्टिविटी को एनालाइज करने का, एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड। वैसे टाइम स्पेंड लिख दिया इसके अंदर, आप एक्टिविटी को क्वालिटी के बेसिस पे चेक करो कि अब वो एक्टिविटी आप नंबर दो, क्वालिटी स्टैंडर्ड कुछ कुछ बनाओ, उसका आप मार्क का कोई कोई स्टैंडर्ड कुछ आप सेट करो कि ये 1 नंबर स्टैंडर्ड है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कुछ अपने हिसाब से आप नंबरिंग करो। क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्वालिटी अलग लग जाएगी ना, कि आप क्वालिटी को, कोई क्वालिटी एक ऐसी चीज नहीं है जो एक स्टैंडर्ड है कि क्वालिटी जैसे लीटर, मीटर, केजी, इनके नंबर्स है ना। क्वालिटी के कोई नंबर नहीं है ना, क्वालिटी तो एक चीज है। तो क्वालिटी क्या, अगर कोई मेजरमेंट है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा कि कैसी क्वालिटी है। अब जैसे ये ड्राई फ्रूट होते हैं, तो उसके अंदर जैसे काजू होता है, इतने नंबर का काजू है, इतने नंबर का, जो ज्यादा नंबर का जैसे मतलब बड़ा काजू, छोटा काजू होता है ना। तो हर प्रोडक्ट की एक अलग क्वालिटी डिसाइडेड है, अलग उनके अंदर नंबर चलते हैं। तो आप ये देखो कि आपकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो पहले कितनी थी, अब कितनी हो रही है। मतलब आप उसमें एफर्ट्स लगाओ कि इंडस्ट्री के अंदर यार ये एक्टिविटी बहुत अच्छी क्वालिटी से परफॉर्म हो रही है, आप भी कोशिश करो उस लेवल पे करो। सेकंड, साइकिल टाइम, आप कितने टाइम में उसको परफॉर्म कर रहे हो, इंडस्ट्री में वो कितने टाइम पे परफॉर्म हो रही है, उस टाइम को कम करो। प्रोडक्टिव मैनर में कस्टमर को जैसे आप सर्विस दे रहे हो, तो ये सारी चीज जो एक्टिविटी लेवल पे ना, इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। ये है बेसिकली एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। परफॉर्मेंस किसकी है, एक्टिविटी की। कि एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो अपनी और इंडस्ट्री की कंपेयर करो, और देखो कि इंडस्ट्री की कितनी, अपनी कितनी, और कोशिश करो कि जो आपकी कॉस्ट है वो इंडस्ट्री के बराबर हो, इंडस्ट्री से कम ही हो, ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर स्टेप्स लो, इनिशिएटिव लो, उसको एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाओ। और अगर आपकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है, क्वालिटी कम है, प्रोडक्टिविटी से नहीं कर रहे, कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को देखो और अकॉर्डिंगली अपनी चीजों के अंदर आप फेरबदल करो। तभी तो, यही तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस कि आप किस हद तक, कितने बेटर तरीके से वो चीज परफॉर्म कर रहे हो, इंडस्ट्री में वो चीज कितने लेवल पे परफॉर्म हो रही है, और आपको जो इंडस्ट्री के जिस लेवल पे परफॉर्म हो रही है आपको वो लेवल मीट करने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर मैंने कुछ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी चुनी है, तो ऑब्वियसली वो एक्टिविटी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तभी तो लिखा है ना, मोस्ट पोटेंशियल फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। मैं ऑब्वियसली वही, मतलब आप किस एरिया पे काम करोगे, जिस एरिया में आप अच्छे हो, मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन करोगे क्या। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो चैप्टर्स नहीं आते, उन पे काम करोगे ना आप, अगर आपको सीए बनना है। इसी तरीके से अगर आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी डालनी है, तो कौन सी एक्टिविटीज पे काम करोगे, जो एक्टिविटी आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप अच्छे से नहीं कर रहे, जो एक्टिविटी आप अच्छे से नहीं कर रहे। अब जो एक्टिविटी आप अच्छे से नहीं कर रहे, इसका मतलब इंडस्ट्री के अंदर वो एक्टिविटी अच्छे से हो रही है ना। अच्छे से मतलब क्या है, कि इंडस्ट्री में वो एक्टिविटी कम कॉस्ट पे हो रही है, इंडस्ट्री में वो एक्टिविटी ज्यादा क्वालिटी लेवल की हो रही है, इंडस्ट्री में एक्टिविटी जल्दी टाइम पे हो रही है। तो आप उन चीजों को मतलब पहले समझो कि कितना गैप है, और अकॉर्डिंगली काम करो ताकि वो गैप फिल अप हो सके। ये नंबर चाहिए ना आपको, ताकि जैसे इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन टाइम है मान के चलो 5 घंटे का,
आपका इंस्पेक्शन टाइम आ रहा है 10 घंटे का, तो ये ज़्यादा आ रहा है, उसको आप कम करने का प्रयास करो। ठीक है जी? तो इसके अंदर और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो एक्टिविटी अगर आप खुद से परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या इतने अच्छे से आप नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे, तो उसको आउटसोर्स कर दो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ज़रूरी नहीं है सारी एक्टिविटी तुम खुद ही कर रहे हो। अगर कोई एक्टिविटी बाज़ार से सस्ते में हो रही है, ज़्यादा बेटर तरीके से हो रही है, तो आउटसोर्स कर दो, सारा काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी आज के टाइम पे आउटसोर्सिंग को बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव मैनर में ले रही है। क्योंकि आप हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, बट एक बिज़नेस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो अपनी एक्टिविटी कोई किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दी, कोई किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दी, जो उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है। क्लियर? अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस के अंदर क्या है? बेटा इस टॉपिक का तो नाम है परफॉर्मेंस एनालिसिस, बट परफॉर्मेंस को आप एनालाइज तभी कर पाओगे अपनी, जब आपके पास नंबर हो, जब आपके पास डेटा हो, जब आपके पास कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया हो। जैसे मैं बोलूं कि बेटा अपने मार्क्स को एनालाइज करो। जैसे एक बच्चे ने कहा मेरे सर 3 अटेम्प्ट लगे, तो 3 अटेम्प्ट लगे तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसके मार्क्स देखूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, कौन से सब्जेक्ट में कितने-कितने नंबर्स तो मेरे को कहीं न कहीं कागज़ पे लिखने पड़ेंगे ना। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या हुआ? मार्क्स। अगर आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया ही नहीं है, तो आप एनालाइज कैसे कर पाओगे? तो पहले परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे। और परफॉर्मेंस को मेजर और एनालाइज किस तरीके से करोगे? आपके पास जो टूल्स हैं वो हैं स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी एक्टिविटी में, कोई भी इंडस्ट्री में अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, जो भी आपकी पर्टिकुलर उस एक्टिविटी में मतलब इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो एक्टिविटी को जैसे भी मापा जाता होगा। जैसे कस्टमर सर्विस टाइम है, तो आप ये देखो कि वो एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे आजकल वो बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे कोई लोन होता है या क्रेडिट कार्ड होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, तो हम ये इतनी जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट के अंदर, है ना? ये क्या, ये वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने का टाइम है। कि कस्टमर को इतनी जल्दी सर्विस दे रहे हैं वो। 10 मिनट के अंदर पूरा मतलब लोन को अप्रूव कर देंगे, 5 मिनट में कर देंगे, 10 मिनट में इंश्योरेंस कर देंगे आपका, 2 मिनट में कर देंगे। ये क्या टाइम है? ये इंडस्ट्री ने कहीं न कहीं सेट करा ना ये चीज़ें। तो ये जो टाइम हो गया, ये आपका एक तरह का परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा। तो अपने स्कोर कार्ड के अंदर आप ये लिख सकते हो कि यार इंडस्ट्री के अंदर तो वो जो लोन प्रोसेस 10 मिनट में कर रहा है, हमारे यहाँ लोन प्रोसेस होने में 4 दिन लग जाते हैं। तो आप देखो ना कैसे आप उस चीज़ को 4 दिन से 10 मिनट के ऊपर लेकर आ सकते हो। क्लियर? तो जब आप स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाओगे, तब आपकी असली जो औकात है ना वो सॉरी मतलब असलियत सामने आती है उसके अंदर कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो और आपके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और आप टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी कितनी हो गई। बट कुछ बच्चे ना रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहते हैं। इधर-उधर किसी के पास टेस्ट दे देते हैं या खुद अपने आप ही अपना टेस्ट ले लेते हैं। तो उनको पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ रही है, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आप जब स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाओगे, देन यू गेट टू नो हाउ वेल इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ सीआई प्रोसेस। देखो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसका जो मेजर चीज है वो सीआई प्रोसेस ही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। वो एक मेजर चीज है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के अंदर एक चीज है एक्टिविटी, हम उसके अंदर भी एक पार्ट है परफॉर्मेंस एनालिसिस, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। तो अगर हमने अपनी एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए, वो एफर्ट्स कितने फ्रूटफुल साबित हुए, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में उन्होंने सहयोग करा या नहीं करा, ये चीज आपके ये बैलेंस कह रहा हूँ स्कोर कार्ड या परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पता चलती है। और अगला कि आपकी एक्टिविटी सेंटर की परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब उनमें टाइम क्या लग रहा है, कॉस्ट क्या लग रहा है, वो पता चलती है विद रिस्पेक्ट टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्कोर कार्ड बनाओगे तो आप मतलब जैसे कोई रैंक होल्डर है, तो रैंक होल्डर है तो उसके ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स होंगे, तो अगर अच्छे मार्क्स हैं तो ये दिखा रहा है ना कि आप एक मतलब रैंक ला सकते हो, या फिर आपकी रैंक आ सकती है, आप रैंक के ज्यादा नजदीक हो, आपकी एग्जामेशन आ सकती है, यस और नो। तो ये चीजें उसी को बता रही है। अब आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसे मेजर करोगे, ये मैं भी नहीं कह सकता। ये वेरी करेगा भाई कि उस एक्टिविटी को आप मापते कैसे हो? उस इंडस्ट्री में उस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को नापने का क्या क्राइटेरिया है? तो ये एक जनरल चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसी हिसाब से लगेगी जैसे उस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड चलता है। जैसे आपने जैसे अमेज़न प्राइम देता है, तो 1 दिन के अंदर या सेम डे उसने डिलीवरी कर दी, 5 घंटे में डिलीवरी कर दी, 10 घंटे में डिलीवरी कर दी। जैसे अब तो ये बहुत सारे ऐप्स आ गए जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर वगैरह, ये बहुत जल्दी आपको ग्रोसरी पहुँचा रहे हैं। कई ऐप कहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उन्होंने ये जो टाइम है क्या है, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी का कस्टमर को सर्व करने का टाइम है। तो उन्होंने ये एनालाइज़ करा होगा कि इसकी ना रिपोर्ट्स बनाई होंगी। यार अगर मैं कस्टमर को अभी सर्व करता हूँ तो मैं ये मतलब 1 दिन में कर पाऊँगा।
बट अब मैं ऐसे-ऐसे फेर-बदल करता हूँ अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर। अच्छा अब ये आ रहा है 5 घंटे, अच्छा और फेर-बदल करता हूँ, ऐसे आ रहा है ये 4 घंटे। करते-करते, करते-करते वो लोग इसको 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे मतलब फिर मिनटों के अंदर लेकर आ पाते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है एंड इनफैक्ट अगर आप गूगल को भी देखोगे, गूगल के अंदर हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो क्या आता है इतने मिलियन रिजल्ट इन मतलब लेस देन 1 सेकंड, 0.53 सेकंड में इतने मिलियंस ऑफ रिजल्ट वो गूगल दिखा देता है। पर गूगल आज से अगर 10 साल पहले देखेंगे इतना नहीं था इफेक्टिव जितना आज इफेक्टिव हो चुका है, क्योंकि वो अपने एल्गोरिदम में फेरबदल करे जा रहा है, अपनी एक्टिविटीज के अंदर चेंज करे जा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो वो जो नंबर्स है ना, हो सकता है कि गूगल पहले 1 मिलियन रिजल्ट 5 सेकंड में ढूंढ कर लाता हो, फिर 4 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, फिर आधे सेकंड के अंदर। नहीं, तो उसके लिए जब तक आप रिपोर्ट नहीं बनाओगे, जब तक एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं बनाओगे ना परफॉर्मेंस का, ये चीजें संभव नहीं है। तो अपने लिए आप ये चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर अपनी एक्टिविटी की आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो। क्लियर? होपफुली समझ आया होगा ये चीज आपको। इधर भी यही लिखा हुआ है, organization perform hundreds of activity out of which significant activity must be identified for the purpose of performance analysis। सारी नहीं कर सकता। This analysis focus management's attention on those activity that have the most potential for performance environment, जिसके अंदर सबसे ज्यादा potential है। This analysis is carried out either of the two aspect, पहला analysis based on the expected cost और दूसरा analysis based on the time spent on that particular activity। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर आप एक्टिविटी रेट निकालते हो और उसको कंपेयर करते हो अपने एक्चुअल एक्टिविटी रेट को, किससे? इंडस्ट्री की एक्टिविटी रेट से। और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप आउटसोर्स भी कर देते हो सम एक्टिविटीज। और सेकंड, एनालिसिस बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड। इसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहे हो? क्वालिटी के बेसिस पे, साइकिल टाइम के बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, कस्टमर सर्विस के बेसिस पे। इसके अंदर आप कंपेयर करते हो कि आपका एक्चुअल प्रोसेस टाइम क्या आ रहा है और इंडस्ट्री के अंदर दूसरी फर्म्स या ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके बेसिस पे आप खुद को कंपेयर करते हो। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यू हैव टू मेक अ स्कोर कार्ड। एक स्कोर कार्ड रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख रखा है, जैसे क्लास में बनती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनती है, या वो बनती है ना मार्कशीट जो स्टूडेंट की बनती है, उसमें क्या होता है, मार्क्स होते हैं, वो स्कोर्स हैं बेसिकली स्टूडेंट के। तो इस तरह उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे, जो भी उस एक्टिविटी में लगता होगा, हो सकता है टाइम लगता हो, कितना टाइम लग रहा है, कॉस्ट लगता हो, वो आप लिखो उस चीज के लिए एक्टिविटी का, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्योंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक बड़ी चीज है, उसके अंदर एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस एनालाइज करना छोटा पार्ट है। क्योंकि एक्टिविटीज की भी आप परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हो, इसका भी आपका, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, क्या आप टेस्ट दे रहे हो तो सीए बन जाओगे? गारंटी नहीं है। बट हाँ, क्योंकि आपको सीए बनना है उसके लिए टेस्ट दे रहे हो, तो वो एक पार्ट है आपको सीए बनने में जो हेल्प करेगा। इसी तरह एक्टिविटी की परफॉर्मेंस जब आप एनालाइज करोगे, वो एक पार्ट है ओवरऑल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का। आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी सेंटर है ना, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी सेंटर, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर ये 3 स्टेप थे। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम के अंदर ये बहुत अच्छा है। और ये मतलब एबीएम से रिलेटेड कभी कोई केस स्टडी आए, केस सिनेरियो आए, तो उसके अंदर आप ये चीजें लिख कर आएंगे ना, तो आपके आंसर में जान आएगी। देखो, वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं रह सकता ना, आपको याद रह सकता ना मुझे याद रह सकता, बट आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इसके अंदर तीन तीन स्टेप हैं। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस और लास्ट के अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में क्या क्या बातें बोल रखी हैं, एक्टिविटी एनालिसिस में क्या बात बोल रखी है, परफॉर्मेंस एनालिसिस में, चाहे वर्ड टू वर्ड ना पता हो, एटलीस्ट इतना तो पता हो ना कि इसके बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा वैसा लिख के आ पाओ जैसा आईसीआई ने लिख रखा है। ठीक है, कि अपने मन से कुछ मन गढ़ंत लिख कर आओगे तो कुछ अलग से ही वर्ड निकलेंगे यार। एंड मेक श्योर यार, एक ये एक फंडा है कि कीवर्ड्स आप यूज करो। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, कोई भी थ्योरी है, जब तक आप आईसीआई के कीवर्ड्स नहीं लिखोगे ना, आपका आंसर प्रभावशाली नहीं बनेगा और उसके अंदर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आईसीआई के साथ जो फाइट है वो एक सेपरेट है, वो चल रही है नहीं चल रही, बट आप अपनी तरफ से तो प्रिपेयर होके जाओ ना, कि आप एक अच्छा आंसर लिखो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का यूज करो। और मैं हाईलाइट करने को पता है क्यों बोलता हूँ, आप ये अगर नहीं डाल रहे हैबिट तो डाल लो। बिकॉज अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे ना, तो आप इसको दोबारा पढ़ोगे, फिर तिबारा 4 और 10 बार पढ़ोगे। बट अब जैसे ही मैंने परफॉर्मेंस एनालिसिस को देखा ना, तो मेरे को क्या दिखेगा इस कागज पे, मुझे क्या दिख रहा है, जैसे मैं 2 दिन बाद देखता हूँ। अच्छा, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जिसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी पड़ती है, फोकस करना चाहिए उन एक्टिविटी पे जो परफॉर्म जिनमें ज्यादा पोटेंशियल है फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। 2 एस्पेक्ट हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टाइम स्पेंड, देख रहे हो? यानी मेजर मेजर चीजें, मेन मेन चीज पे ही मेरी नजर जा रही है। और साथ में एक छोटा सा ये एक अपना सेल्फ नोट टाइप का बना होगा, तो फटाफट से बस ये ध्यान आ जाएगा क्या है क्या नहीं।
आप एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सिलेबस बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, पूरा जल्दी पूरा थ्योरी रिवाइज कर सकते हो, अगर आप भी इसी फॉर्मेट के साथ चलते हो। ठीक है।